प्रस्तावना, जीवित बचना। जब वह अपने और अन्य जानवरों के खून से लथपथ शरीर के साथ खड़ा था तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था, मुझे जीवित रहना है। उसने अपने हथियारों पर अपनी पकड़ मजबूत की और आगे बढ़ा। वह जानवर के सामने आया और उस पर वार किया, जिससे जानवर की गर्दन पर घाव हो गया, जबकि जानवर ने उसके सिर पर अपना पंजा घुमाया। वह जानवर के पीछे टेलीपोर्ट हो गया और खून की खांसी के बावजूद भी वह छुरा घोंपता और वार करता रहा। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। जैसे ही एक शब्द अंतहीन रूप में दोहराया गया, वह जानवर की पीठ पर कूद गया, जो पहले से ही खून की कमी से सुस्त होने लगा था। उसने एक बार फिर से वार किया, हालांकि उसका हथियार संपर्क में आते ही टूट गया। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। खून की कमी से वह अपनी चेतना खोने लगा था, लेकिन उसे सिर्फ एक शब्द सुनाई दे रहा था। उसने अपने हाथ जानवर की गर्दन पर लगे घाव में डाले और उसे चीर दिया और अपने दांत उसके कच्चे मांस में गड़ा दिए। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। उसने पंजे से काटा, खाया और आखिरी तर्क के साथ उसने टूटे हुए हथियार से जानवर की गर्दन में छेद कर दिया। जानवर बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही वह बेहोश होने लगा, उसने अपनी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन प्रकट होते देखा। ऊपर का स्तर, प्रथम श्रेणी प्राप्त, मैं बच गया। जैसे ही वह अचेत होने लगा, उसके होठों पर मुस्कान आ गई। उद्धरण उद्धरण उद्धरण। 5 दिन पहले लॉस एंजल्स में कहीं एक अस्पताल में एक युवक को अस्पताल के बिस्तर के पास धैर्यपूर्वक बैठे देखा जा सकता था। वह 17 साल का था, उसके काले बाल थे और उसकी आंखें लगभग खोखली लग रही थीं। अपने दुबले पतले शरीर के साथ वह एक ऐसा व्यक्ति था जो अपनी अस्वस्थ स्थिति के कारण बेहद सुंदर हो सकता था। बिस्तर पर एक मध्यम आयु वर्ग की महिला लेटी थी, जिसके चेहरे की बनावट भी वैसी ही थी। जाहिर तौर पर वह उसकी रिश्तेदार थी। माँ, दुनिया को बदले हुए 6 साल हो गए हैं, लेकिन मैं अभी भी ठीक हूँ। आपको किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा सुनिश्चित करेगा कि आप भी जाग सकें और इस नई दुनिया का आनंद ले सकें। बस कृपया लड़ते रहें और जिंदा रहें। हालांकि उसे उम्मीद थी कि प्रतिक्रिया के तौर पर उसे थोड़ी सी भी हरकत मिलेगी, लेकिन वह जानता था कि यह असंभव होगा। युवक अपनी माँ के साथ निरंतर बकबक करता रहा और उस घटना के बारे में सोचता रहा जिसे विश्व जागृति कहा गया है। उस समय जब वह हाई स्कूल में एक नया छात्र था, दुनिया पूरी तरह से बदल गई। मानो वे किसी कोरियाई उपन्यास में जी रहे हों। दुनिया में मन जागृत हो गया, द्वार खुलने लगे और हर इंसान की आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई दी जो उनकी स्थिति को रेखांकित करती थी। प्रत्येक व्यक्ति को शुरू में एक प्रतिभा दी गई थी, जिसमें बड़ी हुई दृष्टि जैसी साधारण क्षमताओं से लेकर बायोकिनेसिस जैसी पागलपन भरी काल्पनिक चीजें शामिल थी। यहाँ तक कि समाचारों में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में कहानी भी थी जिसने रेजन हेरफेर किया था। और इन असंख्य क्षमताओं के बीच उसने एक छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन कौशल के साथ एक स्थानिक आत्मीयता जागृत की। पहले तो वह उत्साहित था, तीव्र युद्धों और महान शक्ति प्राप्त करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वास्तविकता ने उसे जल्दी ही नीचे गिरा दिया। उसकी क्षमता सिर्फ उसके आसपास के 10 मीटर के क्षेत्र में ही काम करती थी और उसके शारीरिक आंकड़े बेहद कमजोर थे, जिससे वह अपनी क्षमता का 1-2 बार इस्तेमाल करने के बाद थक जाता था। इस वजह से वह कभी भी जानवरों से नहीं लड़ पाया और न ही अपना स्तर ऊपर कर पाया। सिर्फ संयोग और हत्याओं की चोरी के जरिए ही वह 5वें स्तर पर पहुंच पाया। सच कहूं तो एक बार जब उसे अपनी कमजोरी का एहसास हुआ तो वह कभी भी शिकारी नहीं बनना चाहता था और रहस्यमय दरवाजों की खोज नहीं करना चाहता था। हालांकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। बदलती दुनिया के लिए उसके पास कोई उपयोगी कौशल नहीं था, लेकिन उसे पैसे की सख्त जरूरत थी। जब मन जागा तो सब कुछ काल्पनिक और अच्छा नहीं था, क्योंकि ऐसे कई लोग थे जिनके शरीर बदलते वातावरण के अनुकूल नहीं हो पाए, जिससे उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और वे बेहोश हो गए। उनकी मां उनमें से एक थी। इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं था, लेकिन मरीज को जीवित रखने के लिए अस्पताल का खर्च भी हजारों डॉलर था। इसलिए वह डटा रहा। वह गिल्ड एसोसिएशन में शामिल हो गया, जो शिकारियों का प्रबंधन करता है, और अपने सबसे अच्छे दोस्त के गिल्ड के लिए एक संग्रह टीम का सदस्य बन गया, जिसने उसे हमलों से अपेक्षाकृत सुरक्षित रखा। कभी कभी वह कुली का काम करता था और 1-2 शिकार चुरा लेता था, लेकिन जब उसकी हरकतों का पता चल गया तो उसे ऐसा करने की भी अनुमति नहीं दी गई। और इसी तरह 6 साल बीत गए। उसने कभी कोई प्रगति नहीं की और मुश्किल से अपनी मां का भरण पोषण करने लायक पैसे कमा पाता था। मिस्टर डेमियन वार्ड। अचानक उसकी आवाज सुनकर वह अपने विचारों से बाहर आ गया। सर, हमें अब मरीज की देखभाल करनी है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप कुछ देर बाहर प्रतीक्षा करें। चूंकि वह पिछले 6 वर्षों में अनगिनत बार यहाँ आए थे और इस दिनचर्या के बारे में जानते थे, इसलिए उन्होंने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चले गए। अरे, उस आखिरी छापे के बाद मैं काफी समय से नौकरी नहीं पा सका हूँ। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं अगले हफ्ते किसी और छापे में शामिल नहीं हो पाया तो शायद मैं मां के मेडिकल बिल का भुगतान जारी नहीं रख पाऊंगा। नहीं, मुझे करना ही होगा। चाहे कुछ भी हो, मैं उनका भुगतान करना बंद नहीं करूंगा। भले ही मुझे अपने अपार्टमेंट से बाहर जाना पड़े और कुछ समय के लिए सड़कों पर रहना पड़े, फिर भी मुझे उनके बिल चुकाने होंगे। इन कमजोर आंकड़ों के साथ मुझे क्या करना चाहिए? डेमियन ने जोर से सोचा, क्योंकि उसने अपनी स्थिति की जांच करने का फैसला किया। स्थिति। जैसे ही उसने ये शब्द सोचा, उसकी आंखों के सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन उभर आई। स्थिति। डेमियन वार्ड, इंसान, पुरुष, आयु 17, स्तर 5 वर्गहीन, अनुभव मूल्य 0/100, उपाधियां 0 शरीर के वाहक, संबद्धताएं अंतरिक्ष, शारीरिक बनावट 0 शारीरिक बनावट, जादुई शक्ति 20, STR 3, AGI 5, रक्षा 2, संख्या 3, DX 5, कौशल छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन स्तर 1, मामूली टेलीकिनेसिस स्तर 1, मामूली पुनर्जनन स्तर 1। डेमियन ने हताश होकर आह भरी। अगर मैं और मजबूत हो जाऊं तो मेरी सारी समस्याएं आसानी से हल हो सकती हैं, लेकिन मेरा शरीर इस दयनीय स्तर पर रखा हुआ है, चाहे मैं कितना भी सुधार करने की कोशिश करूं। उन्होंने उन दिनों को याद किया जब वह व्यायाम करने के लिए बहुत प्रयास करते थे। यहाँ तक कि अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने वन पंच मैन और सोलो लेवलिंग वर्कआउट रूटीन का भी सहारा लिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब उसने पहली बार सिस्टम को जगाया तो उसके पास पहले से ही 2 किताब थे। हाई स्कूल में उसने इसके बारे में कितना घमंड किया था, ये सोचकर उसे शर्म से गड्ढे में रेंगने जैसा महसूस हुआ। जैसा कि पता चला, उनका पहला शीर्षक, जो केवल बिंदुओं की एक श्रृंखला द्वारा दर्शाया गया था, बिल्कुल बेकार था। पहले उन्होंने सोचा कि यह उन उपन्यासों में से एक होगा जहां शीर्षक बहुत शक्तिशाली था और इसलिए सीलबंद था, लेकिन 6 साल बाद उन्होंने वह धुंधली उम्मीद छोड़ दी थी। उसका दूसरा शीर्षक और भी बुरा था। ये सिर्फ बेकार नहीं था, ये हानिकारक था। शून्य काया किसी तरह की धोखा देने वाली शक्ति होने के बजाय जो उसे अपने स्थानिक आत्मीयता के बारे में आसान समझ प्रदान करती थी, इसने उसके शरीर के लिए जरूरी ज्यादातर पोषक तत्वों और ताकत को ब्लैक होल की तरह अवशोषित कर लिया और उसे जादुई शक्ति में बदल दिया। इसके कारण उसके पास अपने स्तर के किसी व्यक्ति के लिए पर्याप्त मात्रा में जादुई शक्ति थी, लेकिन ये तब अनावश्यक था जब उसका शरीर बार बार टेलीपोर्ट होने के तनाव को भी नहीं झेल सकता था। यहाँ तक कि मेरी स्थानिक आत्मीयता भी प्रशिक्षित करने के लिए सबसे दुर्लभ और सबसे चुनौतीपूर्ण आत्मीयताओं में से एक है। इन सभी वर्षों के निरंतर प्रयास के बाद केवल एक चीज जो मैं हासिल करने में कामयाब रहा हूं, वह है कपों को अपनी ओर उछालने की क्षमता। उसने सोचा और एक बार फिर आह भरी। सच में यह अच्छा होगा यदि मेरे पास कुछ प्लॉट कवच या कुछ और होता। कम से कम इससे मुझे मां को ठीक करने का कोई तरीका तो मिल जाता और फिर मुझे शिकारी बनने की क्या जरूरत होती। मैं बस शांतिपूर्ण जीवन जी सकता था, जैसा कि मेरे जैसे खराब किस्मत वाले एक साधारण नागरिक को जीना चाहिए। जैसे जैसे उसके विचार और भी अधिकात्महीन होते गए, नर्सों ने उसकी मां के साथ अपनी प्रक्रियाएं पूरी कर ली। वह जाने से पहले उसे अलविदा कहने के लिए कमरे में वापस चला गया। अपने इस बेकार बेटे की चिंता मत करो माँ, तुम्हें बस जीना है। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सका, और मुझे खेद है कि तुम्हारा बेटा इतना दुबला है कि शायद तुम्हारे जागने से पहले उसे कोई गर्लफ्रेंड न मिले। उसने अपने मजाक पर थोड़ा हंसते हुए कहा। मैं अब जा रहा हूँ। मैं वादा करता हूँ कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो मैं आपके लिए गेट्स और दुनिया में होने वाली पागलपन भरी चीजों की और कहानियां लेकर आऊंगा। मैंने सुना है कि किशमिश हेरफेर वाला वह आदमी भी मशहूर हो गया है। एक दिन आपका ये बेटा दुनिया के शीर्ष पर खड़ा होगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आप अपनी इच्छानुसार जीवन जी सकें। ये शब्द कहने के बाद वह अस्पताल से बाहर चला गया, लेकिन दरवाजे से बाहर निकलते समय उसे अचानक जमीन पर पटक दिया गया।
डेमियन, डेमियन। अपनी छाती पर चिपके हुए 2 मुलायम कीलों को महसूस करते हुए डेमियन ने ऊपर देखा और लगभग 17 साल की एक खूबसूरत लड़की को देखा। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे, आंखें भी उसी तरह की थी और उसका शरीर सालों से युद्ध के लिए तैयार किया गया था। यह उसकी सबसे करीबी दोस्त एलेना पेस थी। हे भगवान, उसने मुंह बनाते हुए कहा, तुमने ये भी नहीं देखा कि मैं तुम्हें देखकर हाथ हिला रही हूँ। तुम फिर से बहुत ज्यादा सोच रही हो। तुम्हें वाकई इस आदत से बाहर निकलने की जरूरत है। डेमियन को इस व्यवहार की आदत थी, इसलिए उसने उसे अपने ऊपर से हटाया और उसे हाथ देते हुए खड़ा हो गया। तो ऐसा क्या हुआ कि तुम इतनी उत्तेजित हो गई? और हमेशा की तरह उसने ऐसा दिखावा किया जैसे कुछ हुआ ही न हो और उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। खैर, गिल को अभी दूसरे गेट तक पहुंच मिली है और ऐसा लगता है कि इस बार यह बड़ा होगा। ये केवल बी रैंक का गेट है, लेकिन इससे निकलने वाला मैना सिग्नेचर असामान्य है। और चूंकि मैं इस बार जा रहा हूँ, इसलिए मुझे यकीन है कि अगर आप भी आएंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आपको क्या लगता है? डेमियन ने कृतज्ञता से सिर हिलाया। हालांकि वह कभी कभी उसके सामने माँ की तरह पेश आती थी, लेकिन वह हमेशा उसके हित के बारे में सोचती थी। यहाँ तक कि जब उसे उसकी माँ के बारे में पता चला तो उसकी पहली प्रतिक्रिया उसे कर्ज चुकाने में मदद करने की थी। हालांकि उसने इनकार कर दिया क्योंकि वह उसे कुछ भी देना नहीं चाहता था। ठीक है, मैं वहाँ आ जाऊंगा। वैसे भी शायद यही वजह नहीं है कि तुम इतनी खुश हो, है ना? डेमियन ने जवाब दिया। इतने साल साथ बिताने के बाद उसे उसके व्यक्तित्व की अच्छी समझ हो गई थी। नहीं, अभी मेरे पास कुछ समय है, इसलिए हम आखिरकार बाहर घूम सकते हैं, उसने कहा और उसका हाथ पकड़ लिया और गालों पर हल्की लाली के साथ उसे घसीटने लगी। हालांकि डेमियन को यह पता नहीं चला। ठीक है, चलो चलते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे पास करने के लिए कुछ और बेहतर है। डेमियन ने जब खुद को घसीटे जाने दिया तो उसने सोचा कि जब वे पहली बार जागे थे। हालांकि वह कमजोर स्थिति में था, लेकिन एलेना में शुरू से ही बहुत क्षमता थी। हालांकि उसे एक मरहम लगाने वाला माना जाता था, लेकिन उसे अग्रिम मोर्चे पर लड़ना पसंद था, जिसने उसे एक ऐसे योद्धा में बदल दिया जो लगातार खुद को ठीक कर सकता था और लड़ाई में हमेशा के लिए सहनशक्ति रखता था। और अपनी पहली कक्षा प्राप्त करने के बाद वह लोगों द्वारा युद्ध पुजारी के रूप में जानी जाने लगी। वह ऐसी व्यक्ति थी जो पर्याप्त परिश्रम के साथ चौथी कक्षा तक पहुंचने की क्षमता रखती थी, इसलिए वह हमेशा गिल्ड द्वारा पसंद की जाती थी। जब वह एक बार फिर विचारों में खोया हुआ था, डेमियन और एलेना एक कैफे में पहुंचे। जब उन्होंने ऑर्डर किया और बैठ गए तो डेमियन को अचानक कुछ एहसास हुआ। अरे, अगर कल गेट इतना असामान्य है तो तुम मुझ जैसे कमजोर व्यक्ति को साथ आने के लिए क्यों कह रहे हो? एलेना ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम मेरे साथ आओगी तो मैं कम से कम तुम्हारी देखभाल तो कर सकती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुम एक के बाद एक गेट से गुजरने और अपने कौशल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से हर बार घायल हो रही हो? डेमियन ने अपनी आंखें फेर ली, ये जानते हुए कि वह सही थी। ठीक है, मुझे लगता है कि इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती। वह हाल ही में एक नया गेट खोजने की कोशिश में अपना दिमाग खो रहा था ताकि वह कुछ पैसे कमा सके, इसलिए उसके प्रस्ताव को स्वीकार करना उसके लिए मूर्खता होगी। इसके अलावा वह कभी भी किसी भी गेट में प्रवेश करने से नहीं डरता था, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। उसका एकमात्र डर यह है कि अगर उसकी मां मर जाती है तो उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। आखिरकार उसके पिता लगभग 10 साल पहले भगवान जाने कहाँ गायब हो गए थे और उनका कोई और परिवार नहीं था जो अब आसपास था। डेमियन ने अपना दिन एलेना के साथ बिताया और समय तेजी से बीत गया। उन्होंने खाना खाया और एक मनोरंजन पार्क में जाकर बाकी दिन वहीं बिताया। कभी कभी वह सोचता है कि क्या इस तरह के दिन जो अक्सर उनके पास होते हैं उन्हें डेट माना जा सकता है, लेकिन वह जल्दी ही इस विचार को दूर कर देता है। उसे अपनी मां की देखभाल करनी थी और सबसे पहले ये सुनिश्चित करना था कि उसका जीवन अभी भी जीने लायक है। इसके अलावा अपनी क्षमता के कारण वह निकट भविष्य में एक बड़ी हस्ती बन जाएगी। वह खुद को अधिक समय तक उस पर बोझ नहीं बनने दे सकता। मनोरंजन पार्क से वापस आते हुए डेमियन ने एलेना को देखा जो उसके आगे दौड़ रही थी और एक बच्चे की तरह खिलखिला रही थी। उसे ये दृश्य बहुत अच्छा लगा क्योंकि वह केवल उसके आसपास ही इस तरह का व्यवहार करती थी। जब वह अपने गिल्डमेट्स के आसपास होती है तो वह हमेशा ठंडी रहती है और उसके चारों ओर एक भयंकर आभा होती है जिससे वह आमतौर पर पहुंच से बाहर हो जाती है। इसलिए वह इस तरह समय बिताने का आनंद लेता है, ये सोचकर कि शायद उसे ऐसे दिनों की आवश्यकता है जहां वह गिल्ड की सबसे होनहार योद्धा के बजाय एक साधारण लड़की की तरह व्यवहार कर सके। उसे देखते हुए उसे एक बार फिर हाई स्कूल के दिनों की याद आ गई। वह स्वाभाविक रूप से मिलनसार व्यक्ति था, लेकिन वह कभी कोई दोस्त नहीं बना पाया। अपनी शक्ल सूरत के बावजूद जो उसे लोकप्रिय बना सकती थी, वह किस्मत वाला नहीं था। एक समय तो क्लास में एक दूसरे लड़के ने उसे परेशान भी किया था। शायद यह ईर्ष्या थी या शायद कुछ और, डेमियन को नहीं पता था। उसे बस इतना पता था कि एलेना से मिलना उसके लिए मुक्ति थी। उसकी नीरस स्कूली जिंदगी में एक पल में रौनक आ गई क्योंकि वह उसकी अंधेरी दुनिया में सूरज की तरह बन गई। वह वास्तव में नहीं जानता था कि उसके प्रति जो कृतज्ञता वह महसूस करता था उसका बदला कैसे चुकाए। एलेना को अलविदा कहने के बाद डेमियन अपने अपार्टमेंट में वापस चला गया और कल की छापेमारी की तैयारी शुरू कर दी। अगले दिन डेमियन ने अपनी आपूर्ति ली और गेट के सामने मीटिंग स्थल की ओर चल पड़ा। यह अपेक्षाकृत जल्दी था, लेकिन चूंकि वह कमजोर है इसलिए उसने सोचा कि देर होने का जोखिम उठाने से बेहतर यही होगा। दुनिया धीरे धीरे एक ऐसी जगह में बदल रही थी जहां ताकत ही राजा है और कानून कुछ लोगों को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकता था। बस में सवार होते समय डेमियन को लगा कि उसकी छाती सिकुड़ रही है और उसके अंदर एक अशुभ भावना उभर रही है। हालांकि उसने इतने उपन्यास पढ़े थे कि उसे पता था कि इस तरह की भावना को अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वह इतना कमजोर है कि अगर कुछ गलत भी हो जाए तो भी वह कुछ नहीं कर सकता और उसकी सबसे बड़ी विशेषज्ञता भागने में है। वह बस यही उम्मीद कर सकता है कि वह सिर्फ कल्पना कर रहा है और अग्रिम पंक्ति में मौजूद लोगों पर भरोसा कर सकता है। जब डेमियन बस से उतरा तो एलेना ने उसका स्वागत किया, जो शायद उसका इंतजार कर रही थी। हे, मुझे पता था तुम जल्दी आओगे, इसलिए मैं आई और इंतजार करने लगी। कैसा लगा? हैरान हो गए? उसने उछलते कूदते कहा। डेमियन ने हल्के से मुस्कुराया और गेट की ओर चलते हुए उसके साथ बेकार की बातें की। पहुंचने पर डेमियन ने देखा कि एलेना का व्यवहार फिर से ठंडा हो गया है। हालांकि जब वह उससे बात करती थी तो उसमें अभी भी थोड़ी गर्मजोशी थी। चूंकि वह जानता था कि गिल्ड के प्रति उसका यही व्यक्तित्व है, इसलिए उसने हल्की सी सांस ली और संग्रह टीम की ओर चल दिया। यो डेमियन, लगता है तुम फिर से यहाँ आ गए हो। लगता है आज गेट पर हमारा समय आराम से बीतेगा। एक मोटे ताजे अधेड़ आदमी ने पुकारा। वह दुबला पतला बच्चा, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसके दोस्त ने पूछा। हाँ पीट, तुम उसके साथ पहले कभी किसी चापे पर नहीं गए हो इसलिए तुम्हें नहीं पता। हालांकि उसका शरीर सबसे कमजोर है जो मैंने अब तक किसी शिकारी में देखा है, लेकिन उसकी संग्रह गति बहुत बढ़िया है। हाँ, डेव, यदि यह वैसा ही है जैसा आप कहते हैं तो मुझे लगता है कि हम आराम से बैठ सकते हैं और बच्चे को आज सारा काम करने दे सकते हैं। डेमियन ने बस मुस्कुराया और हाथ हिलाया और चलते रहा। भले ही वे मजबूत लोग और फ्रंट लाइनर से नीची नजर से देखते थे और उसकी कमजोरी के लिए उसे डांटते थे, लेकिन संग्रह दल में उसके दल के लोग हमेशा उसका बहुत सम्मान करते थे। आखिरकार उसकी छोटी दूरी की टेलीपोर्टेशन और मामूली टेलीकिनेसिस दोनों ही ऐसे कौशल हैं जो इस तरह के साइड जॉब में बेहतरीन है। जब डेमियन आसपास होता है तो वे लोग बहुत तेजी से काम खत्म कर लेते हैं और अपनी पारी के बाकी समय आराम से बिता पाते हैं। हालांकि डेमियन को पहले से ही उम्मीद थी कि सब कुछ बिना किसी बाधा के हो जाएगा, लेकिन वह हमेशा खुद को एक ऐसा व्यक्ति मानता था जिसके पास बहुत किस्मत है और स्वाभाविक रूप से इस समय ऐसी किस्मत को काम करने की जरूरत थी। जब वह अपने उपकरण तैयार कर रहा था तो उसके पीछे से एक घमंडी आवाज सुनाई दी। तुम वहाँ हो गंदे बच्चे, मुझे एक कुली की जरूरत है और तुम ये काम करने के लिए मेरे साथ आ रहे हो। जब डेमियन ने मुड़कर देखा तो उसने देखा कि लगभग 20 वर्ष की आयु का एक अपेक्षाकृत सुंदर व्यक्ति जिसके बाल सुनहरे और आंखें हरी थी घमंड से खड़ा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, किसी और को ढूंढो जो तुम्हारे लिए ये काम कर दे। हालांकि उसने सहजता से जवाब दिया, लेकिन उसने मन ही मन प्रार्थना की कि वह किसी निगम के घमंडी युवा मालिक के साथ काम न कर रहा हो। दुख की बात है कि उसकी प्रार्थनाएं अनुत्तरित नहीं रही। तुम खुद को क्या समझते हो? मुझसे इस तरह बात कर रहे हो? मैं जिन हॉटन हूँ, हॉटन समूह का उत्तराधिकारी। अगर मैं तुम्हें कुछ करने को कहता हूँ तो तुम उसे करते हो।
घमंडी आदमी ने कहा। डेमियन ने आह भरी। हॉटन समूह मैना के प्रवाह के बाद भी दुनिया की अग्रणी तकनीकी कंपनियों में से एक था। उनके पास बिना किसी नतीजे के उसके और उसके आसपास के लोगों के जीवन को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त शक्ति थी। किस्मत मुझे और क्या मजा देगी। जब डेमियन उस जगह पर पहुंचा जहां फ्रंटलाइनर्स जिनके साथ इकट्ठे हुए थे, तो उसे लगभग सभी लोगों की तरफ से तिरस्कार भरी नजरें मिली, जिसे उसने तुरंत नजरअंदाज कर दिया। एलेना की तरफ मुड़ते हुए, जो मुश्किल से अपना आश्चर्य छिपा रही थी, वह केवल एक असहाय मुस्कान बिखेर सकता था। सुनो लोगों, जिन चिल्लाया, मैं जिन हॉटन हूं और मैं आज अभियान का नेतृत्व करूंगा। वह रुका। ऐसा लग रहा था कि जब सभी को उसकी पृष्ठभूमि का पता चला तो वह सभी के चेहरों पर आश्चर्य का आनंद ले रहा था। इस गेट को आधिकारिक तौर पर बीरेन गेट के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन बहुत संभवतः प्रथम श्रेणी का जानवर होगा। हमें अत्यंत सावधानी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है ताकि हम गेट को सफलतापूर्वक बंद कर सकें। बोलते समय जिन ने एलेना की ओर कई बार देखा तथा उसे प्रभावित करने की कोशिश की, हालांकि वह हमेशा की तरह शांत बनी रही। जब जिन ने छापे की योजना का अवलोकन जारी रखा, डेमियन ने गेट को आश्चर्य से देखा। ये गहरे नीले रंग के गुणहीन माने के भंवर की तरह था जो अपने आसपास के माने को आत्मसात करके अपना आकार बनाए रखता था। गेट्स आमतौर पर इसी तरह से खुद को बनाए रखते हैं, हालांकि गेट से 50 मीटर की परिधि में सभी मैना को अवशोषित करने के बाद ये खुद को बनाए नहीं रख सकता है और ढह जाता है। मैना का विस्फोट होता है जो इसके आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देता है, लेकिन कुछ मामलों में ये कालकोटरी को तोड़ सकता है, जहां जानवर उस क्षण का उपयोग करते हैं जब द्वार स्थिर हो जाता है, बाधा को तोड़ने के लिए और पृथ्वी पर पहुंचने के लिए। ये घटनाएं हालांकि दुर्लभ हैं, अतीत में कई शहरों को तबाह कर चुकी हैं। इसलिए गिल्ड एसोसिएशन ने एक नियम बनाया है जिसके अनुसार किसी भी गेट को एक सप्ताह से ज्यादा समय तक छूता नहीं रहने दिया जाएगा। जब डेमियन ने इस गेट को देखा तो उसे इसके काम के प्रति एक अविश्वसनीय आकर्षण महसूस हुआ। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वह इसे देखते हुए एक ट्रांस में फंस गया। हालांकि इसका कभी स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, ये द्वार कार्य करने के लिए स्थानिक विशेषता का भी उपयोग करते हैं। द्वार का चूषण बल कुछ मायनों में मेरे शून्य शरीर जैसा दिखता है, जो आमतौर पर विभिन्न स्थितियों के लिए बनाई गई हर चीज को अवशोषित करता है और खुद को बनाए रखने के लिए इसे फिर से इस्तेमाल करता है। डेमियन को एहसास हुआ, अगर मेरा शून्य शरीर उसी सिद्धांत पर काम करता है तो क्या होगा अगर मैं सीमा से ज्यादा ऊर्जा का उपभोग करूं? क्या यह मेरे लिए खुद को मजबूत बनाने का तरीका है? अगर हाँ, तो कैसे? वह अचानक जाग गया जब उसने महसूस किया कि किसी शक्तिशाली बल ने उसे जमीन पर गिरा दिया है। अरे निकम्मे कमीने, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हें यहाँ रखने का क्या मतलब है? डेमियन ने जिनको घृणा भरी नजरों से देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, कसम खाते हुए कि एक दिन वह इतना मजबूत हो जाएगा कि अपनी शिकायतों का बदला चुका सकेगा। जैसा कि पता चला, जिन कुछ भी सार्थक नहीं कह रहा था। डेमियन को मारने की उसकी एकमात्र वजह उसकी श्रेष्ठता की भावना को बनाए रखना था। डेमियन ने गेट की तरफ एक बार और देखा और फिर ऐसा अभिनय किया जैसे वह जिनके भाषण पर ध्यान दे रहा था। हालांकि वह अभी भी अपने शून्य शरीर के बारे में सोच रहा था। खुद को मजबूत करने का एक तरीका, भले ही ये केवल सिद्धांत में हो, फिर भी यह वर्षों में मेरा पहला कदम है। सवाल यह है कि मैं अपने सिद्धांत का परीक्षण करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा स्रोत कहां से ढूंढूंगा। वह इस अवधारणा पर विचार करता रहा और जिनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता रहा, जब तक कि उसने अपना भाषण समाप्त नहीं कर दिया। जब सभी लोग तैयारी के लिए अलग हो गए तो एलेना उसके पास चली आई। अरे क्या तुम ठीक हो? वह कमीना केवल अपनी पृष्ठभूमि के कारण ही इस छापे का नेतृत्व कर रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं कसम खाता हूं कि मैं, चूंकि ऐसा लग रहा था कि एलेना जल्द ही उत्पात मचाने वाली है, डेमियन ने हल्के से मुस्कुराया और उसके सिर को थपथपाया। मैं ठीक हूं, चिंता मत करो। अगर उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी न होती तो वह इतना अच्छा नहीं होता, तो मैं उसके बारे में क्यों चिंता करूं, बजाय इसके कि मैं खुद को कैसे सुधार सकता हूं, इस बारे में सोचूं। एलेना शर्मा गई, लेकिन उसने उसे रोका नहीं। अच्छा जो भी हो, अगर तुम यही सोचते हो तो मैं भी ठीक हूं। उसने इसे टालने की कोशिश करते हुए डेमियन की छाती पर अपना हाथ रखा और उसे ठीक करना शुरू कर दिया। ये देखकर डेमियन हंस पड़ा। अच्छा, अगर तुम मेरी चिंता करना छोड़ दो तो तुम छापे के लिए खुद को तैयार क्यों नहीं कर लेते? अगर हमारी दोस्ताना पड़ोस की युद्ध पुजारी इधर उधर भटकती रही तो ये बुरा लगेगा, है ना? एलेना की शर्मिंदगी उसकी चिढ़ाने वाली हरकतों से और बढ़ गई, लेकिन चूंकि उसके शब्द आंशिक रूप से सही थे इसलिए वह तैयार होने के लिए जल्दी से चली गई। डेमियन ने उसे कुछ देर तक देखा और फिर गेट की ओर मुड़ गया। उसका चेहरा गंभीर हो गया। गेट के करीब पहुंचने पर वह शुभ एहसास और भी मजबूत हो गया। खैर कोई बात नहीं, अगर यह उस बिंदु पर पहुंच जाता है जहां मुझे भागने की जरूरत है तो मुझे पूरा भरोसा है कि मैं बाहर निकल सकता हूं। केवल डेमियन ने फिर से एलेना की ओर देखा। भले ही मुझे आंतरिक रक्तस्राव सहना पड़े, लेकिन मुझे ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वह इसे बाहर आ जाए। उसने पहले भी बताया था कि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी, लेकिन ये कहना ज्यादा सटीक होगा कि वह उसकी एकमात्र दोस्त थी। जागृति के उस भाग्यशाली दिन के बाद जब सभी को अपनी शक्तियां मिल गईं, यहां तक कि सामाजिक पदानुक्रम भी बदल गया। जबकि जिनके पास बेकार शक्तियां थी उन्हें एक समूह में डाल दिया गया तथा जिनके पास अधिक शक्तिशाली क्षमताएं थी वे एक साथ एकत्रित हो गए। तथापि डेमियन को कहीं बीच में कहा जा सकता है। वह दोनों पक्षों से बहिष्कृत था और केवल एक ही व्यक्ति जो उसके साथ था वह थी एलेना। पीछे मुड़कर देखने पर वह एक बार फिर उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। अपने विचारों को समेटते हुए वह उठ खड़ा हुआ और हमलावर दस्ते में शामिल हो गया। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय जल रहा था, खुद को सुरक्षित रखने के लिए और एलेना को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो और परिणाम चाहे जो भी हो। जैसे जैसे उसका संकल्प दृढ़ होता गया, उसके शरीर के चारों ओर की जगह विकृत होने लगी। इस कालकोठरी में जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए एक नई शुरुआत होगी, चाहे वह अच्छी हो या बुरी, ये तो समय ही बताएगा। विस्तृत कालकोठरी के अंदर का दृश्य इस तरह से सबसे अच्छे से वर्णित किया जा सकता है। जब डेमियन ने गेट में प्रवेश किया तो वह केवल एक विशाल गुफा प्रणाली देख सका जो कई मील की दूरी तक फैली हुई थी, जिसका अंत एक ऐसे बिंदु पर था जिसे वह देख भी नहीं सका। ठीक है दोस्तों, हमें इस मंजिल पर केवल प्रथम श्रेणी के जानवर ही दिखाई देंगे जो अधिकतम 20 स्तर के होंगे, इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए तैयार रहें। भले ही वे कमजोर हों, फिर भी हमें कुछ अप्रत्याशित होने की स्थिति में सतर्क रहना होगा। जैसे ही जिनने आदेश दिया, टीम आगे बढ़ने लगी। डेमियन थोड़ी दूरी पर उनके पीछे चल रहा था। जैसे जैसे समय बीतता गया, चापा बिना किसी रुकावट के चलता रहा। जानवरों के अधिकतम स्तर 20 पर होने के कारण हमलावर दस्ते, जिसमें कई प्रथम श्रेणी के लोग शामिल हैं, जिनका स्तर औसतन 30 के आसपास है, को कोई समस्या नहीं हो रही थी, खासकर एलेना की मौजूदगी में। जब भी उन्हें कोई ऐसा जानवर मिलता जिसे मारने के लिए उन्हें एक साथ मिलकर काम करना पड़ता, तो वह अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ती और बेपरवाह तरीके से वार करना शुरू कर देती। आखिरकार चाहे उसकी लड़ाई की शैली कितनी भी परिष्कृत क्यों न हो, इसका मूल सिद्धांत उसकी खुद को लगातार ठीक करने और सहनशक्ति को फिर से भरने की क्षमता थी। इसके साथ उसके स्तर के करीब या उससे थोड़ा ऊपर का कोई भी जानवर उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। हालांकि इस आश्वासन के बावजूद टीम सतर्कता से आगे बढ़ती रही। इस तरह के कमजोर कालकोठरियों का सबसे खतरनाक पहलू हमेशा जानवर नहीं थे। विश्व जागृति के लगभग 2 वर्ष बाद जब मानवता अंततः मन और उसके द्वारा लाए गए परिवर्तनों के साथ पूरी तरह से अनुकूल होने लगी थी, तो उन्होंने कुछ ऐसा खोजा जिसने इसकी क्षमताओं के बारे में उनका पूरा दृष्टिकोण बदल दिया। जब एक अनामदिल का अग्रिम दल अपने एक तहखाने का अन्वेषण कर रहा था तो उनकी मुलाकात अन्य मानव प्रजातियों से हुई। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बेतहाशा हमला करने से पहले संवाद करने का प्रयास किया और गलती से उन्हें पता चला कि वे पृथ्वी पर मौजूद कोई भी भाषा नहीं बोल रहे थे। मन और उसके बाद आने वाली प्रणाली के प्रवेश से उसके प्रभाव में आने वाले सभी प्राणियों को एक साझा भाषा प्राप्त होती है। चूंकि पृथ्वी के निवासी अंग्रेजी को अपनी सार्वभौमिक भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए यह नई भाषा तब तक प्रचलित नहीं हुई जब तक कि वे अन्य बुद्धिमान प्रजातियों के संपर्क में नहीं आए। जब इस गिल्ड के सदस्यों ने मानरूपी व्यक्तियों से बात करना शुरू किया तो उन्हें पता चला कि जिस कालकोठरी में वे थे वह वास्तव में लाहौर नामक एक अन्य दुनिया से जुड़ी हुई थी। जैसे जैसे अन्य संघों ने भी कालकोठरियों में बुद्धिमान जातियों से मिलना शुरू किया, उन्हें अनगिनत अन्य दुनियाओं के अस्तित्व के बारे में पता चला। जैसा कि उन अन्य दुनियाओं में से कुछ के निवासियों द्वारा समझाया गया था, द्वारा ऐसी घटनाएं जो केवल उन दुनियाओं में दिखाई देती हैं जो मन के लिए नए जागृत हुए हैं।
मैना के साथ अनुकूलित और आत्मसात हो जाती है तो कालकोटरी ऐसी संरचनाएं होती हैं जो स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती हैं। हालांकि एक दुनिया जो मैना के साथ पूरी तरह से आत्मसात नहीं हुई है, उसके पास मैना से पैदा हुए निर्माण जैसे कि कालकोटरी को रहने के बिना धारण करने के लिए संरचनात्मक अखंडता नहीं है। इसके कारण द्वार दिखाई देते हैं और विभिन्न अन्य दुनियाओं में कालकोटरी से जुड़ते हैं। क्लाउड प्लेन नामक दुनिया से जुड़े एक तहखाने में पृथ्वीवासियों की मुलाकात ऐसे मनुष्यों से हुई जो इस प्रणाली को स्वर्ग के समान मानते थे तथा स्तर बढ़ाने के बजाय वे इसे एक साधना मानते थे। अन्य विश्व के निवासियों के साथ इन अनगिनत अंतर्क्रियाओं के माध्यम से पृथ्वी के नागरिकों ने कई बातें सीखी, विशेष रूप से ये तथ्य कि इन अन्य विश्व के निवासियों को पृथ्वी के द्वारों के माध्यम से प्रवेश करने पर रोक है। ऐसा लगता था कि इसका संतुलन की अवधारणा से कुछ लेना देना है। हालांकि चूंकि मानवता केवल 6 वर्षों से मन और सिस्टम के साथ रह रही है, इसलिए वे इन अधिक जटिल सिद्धांतों को पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं थे। कई घंटे बीत गए और ऐसा लग रहा था कि कालकोटरी लगभग पूरी तरह से साफ हो चुकी है। समूह ने अपना अंतिम अभियान शुरू करने से पहले एक ब्रेक लेने का फैसला किया। इस ब्रेक के दौरान एलेना स्वाभाविक रूप से डेमियन के पास गई और उसे कुछ देर बाद की कालकोटरी के दूसरे हिस्से में जिन खड़ा था और उसकी आंखों में नफरत भरी नजर थी। अरे वह औरत मेरी होनी चाहिए, वह मेरी जगह उस कचरे को क्यों देखती रहती है। पूरे समय जब वे कालकोटरी पर छापा मार रहे थे, जिन लगातार एलेना को प्रभावित करने के लिए अपनी ताकत और वीरता दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह मौजूद ही नहीं था। एक अमीर और प्रभावशाली पिता के इकलौते बेटे के रूप में जिनके साथ कभी भी एलेना की तरह उदासीनता से पेश नहीं आया। लेकिन इससे तो मैं उसे और अधिक चाहता हूँ। जिनने एलेना की ओर देखा जो डेमियन के साथ बातें कर रही थी और हंस रही थी तथा दूसरों की तुलना में उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से अलग था क्योंकि ईर्ष्या उसके मन में छाने लगी थी। मुझे बस उस कचरे से छुटकारा पाना है। अगर वह बाधा दूर हो गई तो उसे मेरी औरत बनने से कोई नहीं रोक सकता। हे कालकोटरी के अंदर कुछ भी हो सकता है ना। अगर एक कमजोर कुली इसलिए मर जाता है क्योंकि कोई जानवर बस संयोग से लाइनों को तोड़ देता है। जैसे जैसे उसके विचार आगे बढ़ते गए उसके चेहरे पर एक दुष्टता का भाव फैलने लगा जो तुरंत ही वापस चला गया। क्या ये डेमियन था? खैर मुझे लगता है कि मैं तुम्हें अभी के लिए उसे दे दूंगा क्योंकि यह तुम्हारी आखिरी बातचीत होगी। इस बीच डेमियन एलेना के साथ बातचीत और हंसी मजाक करता रहा, इस तथ्य से बेखबर कि उसे एक अभिमानी युवा स्वामी द्वारा मौत की सजा दी जा रही है। तो ये कालकोटरी मुझे बहुत सामान्य लगती है। मुझे समझ नहीं आता कि इसका हस्ताक्षर इतना अजीब क्यों था। एलेना ने सोचा शायद इसमें कई मंजिलें हैं। अगर ऐसा है तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि इस मंजिल को पार करने के बाद गेट बंद हो जाएगा। लेकिन क्या यह आपके लिए अच्छी खबर नहीं है? आपको कम काम के लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। हाँ मुझे ऐसा लगता है। वैसे भी ऐसा लग रहा है कि वह कमीना फिर से सबको इकट्ठा कर रहा है, इसलिए तुम्हें शायद वहां चले जाना चाहिए। लेकिन जब हमलावर दल इकट्ठा होने लगा तो गुफा में एक भयंकर गर्जना गूंज उठी। भारी कदमों की आवाजें समूह के पास आ रही थी। भाड़ में जाओ, जिन ने कहा। बस इसकी आभा से मैं बता सकता हूँ कि यह शायद प्रथम श्रेणी का है। सभी लोग एक साथ हो जाएं और मेरे आदेश पर लड़ने या भागने के लिए तैयार हो जाएं। जब पच्चाप रुकी तो देखा कि लगभग 20 मीटर लंबा एक विशालकाय बाघ जैसा जानवर है जिसके शरीर से आग जैसी आभा निकल रही थी। ये 50 के आसपास लेवल का लग रहा है, हाल ही में चढ़ा हुआ दूसरा वर्ग। अगर हम साथ मिलकर काम करें तो हम इसे मार सकते हैं, जिनने चिल्लाकर कहा। डेमियन ने कई मीटर पीछे हटकर गोलीबारी में न फंसने की कोशिश की क्योंकि उसने हमलावर दस्ते को गठन में आते देखा। दस्ते में 2 टैंकर, 2 हीलर, 1 जादूगर और 3 डैमेज डीलर शामिल थे जिनमें एलेना और जिन शामिल थे। जानवर दहाड़ता हुआ आगे बढ़ा और अपने मुंह से आग की लपटें छोड़ता रहा। जैसे ही टैंकरों पर हमला हुआ, जादूगर ने अपने बर्फ के प्रभाव का इस्तेमाल करके जानवर के पंजे जमा दिए। एलेना और जिन ने हमला किया, जबकि जिन ने छाया में छिपकर अपने जुड़वा खंजरों से जानवर के स्नायुबंधन और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों को काट डाला। एलेना ने उसका सीधा सामना किया। बाघ गुस्से में दहाड़ने लगा और एलेना पर अपने पंजे घुमाने लगा, जबकि एलेना ने चतुराई से उसे चकमा दिया और उसकी गर्दन पर वार किया। समय बीतता गया और दस्ते ने धीरे धीरे जानवर को नोचना शुरू कर दिया, जिससे उस पर कई घाव और घाव हो गए। क्षमता या सहनशक्ति समाप्त हो जाने के बाद भी लड़ाई जारी रखने में सक्षम थी। जादूगर ने अपने मान की पूर्ति के लिए कभी कभी बर्फ के टुकड़े छोड़े और जिनने उसके खुले हुए कंडराओं और स्नायुबंधों को काटकर उसकी गतिविधियों को सीमित कर दिया। लगभग 15 मिनट बाद वह एक घातक प्रहार करने में सफल रही, जिससे वह जानवर जमीन पर गिरकर मर गया। व्यापक योजना और अनुभव के साथ टीम बिना किसी अप्रत्याशित परिस्थिति की लड़ाई को खत्म करने में कामयाब रही और चिकित्सकों द्वारा तुरंत ठीक कर दिया गया। जैसे ही सभी ने अपनी सांसें संभालनी शुरू की, पूरी गुफा में हलचल मच गई। सबके चेहरे तुरंत पीले पड़ गए। गेट बंद हो रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा, एक टैंकर चालक ने चिल्लाते हुए कहा और पूरी ताकत से भागा। जल्द ही सभी लोग भी उसके पीछे चले गए क्योंकि डेमियन को भी गेट तक पहुंचने के लिए लगातार टेलीपोर्ट करना पड़ता था। कालकोटरी में फंसने का मतलब आमतौर पर मौत होता था और बचने का कोई रास्ता नहीं होता था। एक बार द्वार बंद हो जाने पर पृथ्वी से कोई संपर्क नहीं रह जाता, इसलिए यदि कोई कालकोटरी से भागने में सफल भी हो जाता है तो वह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में फंस जाता है। डेमियन भागते हुए उसने एलेना की ओर देखा और पाया कि वह पीछे छूट रही है। एलेना तुम क्या कर रही हो? डेमियन ने चिल्लाते हुए कहा, इससे पहले कि उसे अचानक स्थिति का एहसास होता। गेट अचानक बंद हो गया और चूंकि उसने द्वितीय श्रेणी के जानवर को मारने के लिए सबसे अधिक काम किया था, इसलिए उसने अपने अधिकांश मन का उपयोग किया होगा। आराम करने का समय दिए बिना वह मूल रूप से बेहोश होने की कगार पर थी। भाड़ में जाओ, डेमियन ने गाली देते हुए कहा और उसे पकड़ने के लिए वापस भागा। उसने एलेना की कमर पर अपना हाथ रखा, जिसे उसने अवचेतन रूप से अस्वीकार कर दिया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वह वही था। फिर बिना रुके भागने के लिए अपने शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्टेशन को स्पैम करना शुरू कर दिया। जैसे ही गेट नजर आया, डेमियन को लगा कि उसका मन तेजी से खत्म हो रहा है और उसका शरीर टूटने लगा। उसका खून खोल उठा और उसके रोम छिद्रों से रिसने लगा, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा। उसे अपनी भयावह अनुभूति याद आई और उसे अपना संकल्प भी याद आया। और जब उसके अंदरूनी अनफट नहीं वाले थे, वह गेट से बाहर निकल गया। जैसे ही उसने एलेना को जमीन पर लिटाया, वह मुस्कुराया। हालांकि यह थोड़ा निराशाजनक लगा, लेकिन उसे खुशी थी कि वह दोनों को बिना किसी परेशानी के गेट से बाहर निकालने में कामयाब रहा। और फिर जैसे ही वह एलेना से, जो कुछ हद तक पुनः सक्रिय हो गई थी, पूछने वाला था कि वह कैसी है, उसने महसूस किया कि उसका शरीर पीछे की ओर हो रहा है। हम पीछे की ओर क्या हो रहा है? डेमियन ने सोचा, क्योंकि उसका दिमाग ये समझने में विफल रहा कि ऐसी विचित्र स्थिति का कारण क्या है। जैसे ही वास्तविकता सामने आई, वह घबरा गया। वह जानता था कि उसके पीछे एक द्वार था जो बंद होने के कगार पर था, लेकिन उसके पास खुद को बचाने का कोई साधन नहीं था। उसका मानसिक संतुलन समाप्त हो चुका था, उसका शरीर अपनी सीमा पर था तथा उसकी चेतना पहले से ही कमजोर थी। जैसे ही उसने गेट से बहते हुए मानस प्रवाह को अपनी पीठ पर महसूस किया, आखिरी चीज जो उसने देखी वह थी एलेना का भयभीत चेहरा और एक कमीना व्यक्ति जो उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा था और हाथ हिला रहा था। और फिर सब कुछ अंधकार में हो गया। पूरे शरीर में दर्द महसूस करते हुए डेमियन ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसे चारों ओर ठंडे कठोर पत्थर का सामना करना पड़ा। हाँ, मैं कहाँ हूँ? डेमियन ने सोचा। फिर उसे उन घटनाओं की याद आई जो इस बिंदु तक ले गईं। भाड़ में जाओ, उस घमंडी कमीने ने वास्तव में मुझे गेट में धकेल दिया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इससे पहले कि वह अपने विचारों को आगे बढ़ा पाता, डेमियन ने अपनी ओर आती हुई दहाड़ और चीखों की एक श्रृंखला सुनी। जब उसने नीचे देखा तो उसे एहसास हुआ कि वह खून से लथपथ था, जिसने जानवरों को आकर्षित किया होगा। यह एहसास होते ही उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ, ये पुष्टि करते हुए कि किसी भी बड़े घाव से उबरने के लिए उसके पास पर्याप्त समय बीत चुका है, और भाग गया। डेमियन कमजोर था। विश्व जागृति के बाद उसने अपना अधिकांश जीवन अपनी कमजोरी पर चिंता करते हुए बिताया था, और अब स्थिति में उसकी कमजोरी और भी स्पष्ट हो गई। वह भागता रहा, लेकिन जानवर स्वाभाविक रूप से केवल एक ही दिशा में नहीं थे। डेमियन अपने आप को केवल भाग्यशाली मान रहा था कि गेट के आसपास के क्षेत्र में मौजूद जानवरों का सफाया हो गया था, अन्यथा वह जागने से पहले ही मर गया होता। बकवास बकवास बकवास, मैं क्या करूं? मैं लड़ नहीं सकता, लेकिन मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। अगर मैं नहीं लड़ता तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर मैं लड़ता हूं तो मैं भी मर जाऊंगा।
डेमियन घबरा गया। हालांकि उसे गेट के अंदर काफी अनुभव था, लेकिन उसका युद्ध का अनुभव लगभग शून्य था। जब वह लेवल अप करने के लिए हथियार चुराता था तो उसने शायद 1-2 बार तलवार से वार किया था। डेमियन को नहीं पता था कि वह कितनी देर तक भागा, लेकिन यह इतनी देर तक था कि जानवरों की चीखें दूर तक गायब हो गईं। वह एक गुफा की दीवार के पास पहुंचा और अपने दर्द भरे शरीर को आराम देने के लिए बैठ गया। इतनी दौड़ लगाना उसके द्वारा बहुत लंबे समय में किया गया सबसे अधिक शारीरिक व्यायाम माना जा सकता है। दीवार से पीठ टिकाकर बैठे हुए उसने अपनी सांस और मन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश की, उसके विचार रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं मर जाऊंगा, मैं सच में मर जाऊंगा, मैं जानवरों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास कोई हथियार नहीं है, मेरे पास मांसपेशियां नहीं है, मेरे पास आक्रामक कौशल नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता कि यह कालकोटरी कहाँ है, मुझे नहीं पता कि पृथ्वी कितनी दूर है या यह एक आकाशगंगा में है भी या नहीं। जब मैं नहीं रहूंगा तो माँ का क्या होगा? उद्धरण। डेमियन ने खुद को थप्पड़ मारा। नहीं, मैं अभी हार नहीं मान सकता। भले ही वह सोचती हो कि मैं मर चुका हूँ, कोई बात नहीं। अब मुझे जो करना है वह है जीवित रहना, बचकर वापस धरती पर पहुंचना, माँ के पास वापस जाना, एलेना के पास वापस जाना और उस बीमार कमीने के सिर पर कोई ग्रह गिराना या कुछ और। आखिरी बात सोचते ही डेमियन का खून खौल उठा। डेमियन ने जिनकी सारी हरकतों को उसकी पृष्ठभूमि के कारण अनदेखा कर दिया। उसे सहना पड़ा क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था। वह इस स्थिति में इसलिए पहुंचा क्योंकि वह कमजोर था। मुझे और मजबूत बनना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे उस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या करना होगा, लेकिन मुझे वापस लौटने के लिए काफी मजबूत बनना होगा। हालांकि वह अभी भी स्थिति को लेकर घबराया हुआ था, लेकिन उसे पता था कि अगर वह चुपचाप बैठा रहा और कुछ नहीं किया तो उसका एकमात्र परिणाम मौत होगी। उसने पहले भी हमेशा बिना किसी डर के काम किया था और अब भले ही स्थिति बहुत खराब हो, उसे बस वही करना है जो वह हमेशा करता था, जीवित रहना। डेमियन, तुम्हें हमेशा याद रखना चाहिए, हालांकि तुम कमजोर हो, लेकिन तुम्हें जीने की इच्छा शक्ति, हासिल करने की इच्छा शक्ति और जीवित रहने की इच्छा शक्ति विकसित करनी होगी। परिस्थितियां कैसी भी हों और प्रतिकूल परिस्थितियां कैसी भी हों, तुम्हें जीवित रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम जीवित रहोगे और लड़ोगे और इन सबके बावजूद दृढ़ रहोगे तो एक दिन तुम ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जिसकी ओर स्वर्ग भी देखेगा। डेमियन को अपने पिता के आखिरी शब्द याद आए जो उन्होंने जाने कहाँ गायब होने से पहले कहे थे। अरे, मैं अभी उस कमीने के बारे में क्यों सोच रहा हूँ? लेकिन चाहे वह अपने पिता को कितना भी खोजता रहे, वह कभी भी उनसे नफरत नहीं कर सका। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ और अपने पिता की आखिरी यादों के बारे में सोचा, उसे वह दर्द महसूस हुआ जो उसके पिता ने हमेशा उसे और उसकी मां से छुपाया था। और अब जिस स्थिति में वह है, उसमें अपने पिता के शब्दों के बारे में सोचते हुए वह अपने पिता के संकल्प को महसूस कर सकता है। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह संकल्प किस चीज के लिए था, लेकिन अब इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अरे, अगर वह आदमी मार्शल मास्टर की बकवास कर सकता है और विश्व जागृति होने से पहले ही ऐसा संकल्प बना सकता है, तो मुझे यहाँ क्यों रहना चाहिए? मुझे वापस जाकर माँ का इलाज करना है, मुझे वापस जाकर एलेना की जांच करनी है, मुझे वापस जाकर उस घमंडी कमीने को पीटना है और मुझे एक दिन अपने पिता को ढूंढकर उनके मुंह पर मुक्का मारना है। डेमियन ने अपना संकल्प मजबूत करना शुरू कर दिया। वह अपनी घबराहट में भूल गया था, लेकिन वह अभी तक मरा नहीं था और उसके पास अभी भी करने के लिए बहुत सारे काम थे। जब तक वह मर नहीं जाता तब तक वह सब हासिल कर सकता था जो वह हासिल करना चाहता था। जब तक वह मर नहीं जाता, ठीक वैसे ही जैसे उसके पिता कहा करते थे, वह ऐसा व्यक्ति बन गया है जिसे स्वर्ग भी सम्मान देता है। ऐसा लग रहा था जैसे अंतरिक्ष ने स्वयं उसके संकल्प और घोषणा को देखा हो, क्योंकि डेमियन के 25 मीटर के दायरे में अंतरिक्ष मुड़ने और विकृत होने लगा था। दुर्भाग्य से डेमियन अपने विचारों में इतना डूबा हुआ था कि उसे ध्यान ही नहीं आया। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और वातावरण सामान्य हो गया। डेमियन को आराम करने के लिए बैठे हुए कई घंटे बीत चुके थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अपेक्षाकृत एकांत क्षेत्र में था, क्योंकि घबराहट के दौरान किसी जानवर ने उस पर हमला नहीं किया था। हे भगवान, मैं कोई बेवकूफी हूं जो इस तरह की जिंदगी या मौत की स्थिति में घबरा जाता हूं। उपन्यास के मुख्य पात्र इतनी जल्दी ऐसी चीजों को कैसे अपना लेते हैं? डेमियन ने ठहाका लगाया। खैर, यदि मैं एक उपन्यास एमसी होता तो मेरे कथानक कवच ने अब तक मेरी मां को बचा लिया होता और मुझे इस स्थिति से निपटने के लिए एक यादृच्छिक शक्ति वृद्धि मिल जाती, लेकिन स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं हो रहा है। डेमियन खड़ा हो गया, उसकी आंखों में चमक वापस आ गई थी। वह चुपचाप कालकोठरी के फर्श पर दौड़ने लगा। चाहे ये कालकोठरी किसी भी दुनिया से जुड़ी हो, इसमें हथियार होने चाहिए और यहाँ पहले भी किसी की मृत्यु हुई होगी। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हमारा दल इसे खोजने वाला पहला दल हो। और कई घंटों की भागदौड़ के बाद उसे वह मिल गया जिसकी उसे तलाश थी, हड्डियों का एक ढेर और थोड़ी जंग लगी छोटी तलवारें। डेमियन ने उन्हें उठाते हुए सोचा, मैं एक भाले की उम्मीद कर रहा था, लेकिन छोटी तलवारें भी काम करती हैं। वे पूरी तरह से किसी प्रकार की काली धातु से बने थे और हालांकि उनमें से एक में पहले से ही दरार के लक्षण दिखाई दे रहे थे, वे अस्थायी समाधान के रूप में काम करने के लिए पर्याप्त तेज थे। तो फिर चलो शिकार पर चलते हैं। तब से एक दिन बीत गया और डेमियन को अपनी छोटी तलवारों के साथ एक चट्टान के पीछे दुबका हुआ देखा जा सकता था। उस समय वह अपने शिकार का पीछा कर रहा था, जो कि एक खरगोश था। डेमियन ने भी सोचा कि उसके लिए खरगोशों का शिकार करना बहुत ही बेकार की बात थी, लेकिन जब उसने लापरवाही से पहले खरगोश को मारने का प्रयास किया तो उसका एकमात्र नाम उसके पैर पर एक गहरा घाव था जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था। इस कारण डेमियन ने इस प्रजाति को दानव खरगोश कहना शुरू कर दिया तथा उन्हें मार डालने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करते हुए उन पर हमला करके भागने की रणनीति का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब और पिछले दिन के शिकार के हर प्रयास की तरह उसने अवसर की प्रतीक्षा की और खरगोश के ठीक पीछे टेलीपोर्ट हो गया और उसके टेलीपोर्ट होने से पहले ही उसने अपनी छोटी तलवारें उस पर भोंक दी, जिससे खरगोश तुरंत मर गया। उन्होंने एक और खोज की कि उनकी टेलीपोर्टेशन क्षमता उनकी गति को आगे बढ़ाती है। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि यह वैज्ञानिक रूप से कैसे काम करता है, लेकिन विज्ञान के पुराने नियम नई वास्तविकता पर लागू नहीं होते। फिर भी उसने अपनी शक्ति को सही ठहराने के लिए सीखे गए पुराने विज्ञान का उपयोग करने की पूरी कोशिश की। अज्ञात को पहले से ही ज्ञात शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करना मानवीय प्रवृत्ति थी। खरगोश को मारने की अपनी विधि का उपयोग करते हुए वह पहले ही एक स्तर प्राप्त कर चुका था, लेकिन एक ही जानवर को बार बार मारने से अर्जित अनुभव की मात्रा में काफी कमी आ जाती है, इसलिए उसे जल्दी बड़े शिकार की ओर बढ़ना होगा। ताजा खरगोश के शव को उठाकर डेमियन उस गुफा में वापस गया जिसे उसने कल खोजा था और जहां उसने अपना घर बनाया था। उसने शव को अन्य शवों के ढेर में फेंक दिया और बैठ गया। मैना के प्रचुर घनत्व के कारण वह अपेक्षाकृत अच्छी तरह से जीवित था। हालांकि उसके पास 6 या 7 राक्षस खरगोशों की लाशें थी, लेकिन वह जानता था कि अगर वह उन्हें खाएगा तो ये बेवकूफी होगी जैसा कि वह भी है। पशुओं के शरीर में उन्हें मजबूत करने के लिए उनका मान डाला जाता है तथा यह मनुष्यों के साथ असंगत है, इसलिए पशुओं को खाना तब तक संभव है जब तक कि उनके शव को पुजारी वर्ग या इसी प्रकार के लोगों द्वारा शुद्ध न कर दिया जाए। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जब दुनिया में पहली बार बदलाव आया तो कुछ लोगों ने जानवरों का मांस पकाने और खाने की कोशिश की, हालांकि उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। आगे के शोध से पता चला कि 99% मामलों में जो लोग गैर शुद्ध पशु मांस खाते थे उनके शरीर विदेशी मैना से दूषित हो जाते थे और फट जाते थे। शेष 1% लोग अर्ध मानव में परिवर्तित हो गए, लेकिन वे मंगा में दिखाई गई प्यारी बिल्ली लड़की जैसी नहीं थी, बल्कि उनके सिर और पंजे भेड़ियों जैसे थे और उनके शरीर से बालों के गुच्छे बाहर निकले हुए थे। ये लोग अपनी अधिकांश तर्क शक्ति भी खो देते हैं और अधिक पशुवत और आदिम बन जाते हैं। इन अत्यंत कठिन बाधाओं को जानते हुए भी डेमियन को सफलतापूर्वक उत्परिवर्तन करने में एक निश्चित स्तर का विश्वास था, बशर्ते कि वह ऐसा करने से पहले अधिक शक्तिशाली हो जाए। मांस खाना ही होगा, उसने बस अपनी संभावनाओं को बढ़ाने के लिए इसे टालने का फैसला किया। हालांकि वह खाने से पहले ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 दिन ही टिक सकता था। एक बार जब डेमियन ने अपने विचारों को व्यवस्थित कर लिया तो उसने उस मंजिल के लेआउट के बारे में सोचा जिस पर वह खड़ा था। मुझे नहीं पता कि यह कौन सी मंजिल है, लेकिन यह निश्चित रूप से सबसे ऊपर है। इस मंजिल पर केवल वर्गहीन जानवर हैं क्योंकि बाकी सभी छापे के दौरान नष्ट हो गए थे। हालांकि यह निराशाजनक है, ऊपर जाने या सतह के करीब जाने का कोई रास्ता नहीं है, केवल एक सीढ़ी है जो अगली मंजिल तक जाती है।
मैं वर्गहीन जानवरों से तब तक अधिक लाभ नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि मैं इस मंजिल पर सभी जीवित प्राणियों को न मार दूं, लेकिन इससे मेरी सहनशक्ति इस हद तक कम हो जाएगी कि मुझे जानवरों का मांस खाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा और उत्परिवर्तन के साथ अपनी किस्मत आजमानी पड़ेगी। जैसे जैसे उसके विचार इस राह पर आगे बढ़ते गए, उसने अपना निर्णय लिया। मैंने पहले ही अपना संकल्प पक्का कर लिया है, अब और हिचकिचाने का कोई फायदा नहीं है। अगर इसका मतलब है कि मैं जल्दी से मजबूत हो सकता हूं, तो मैं अगली मंजिल पर जाऊंगा। लेकिन पहले उसने आराम करने का फैसला किया। यहाँ के वर्गहीन जानवरों के बीच वह अपने टेलीपोर्टेशन के साथ अपेक्षाकृत सर्वोच्च शासन कर सकता था, इसलिए वे आमतौर पर उस क्षेत्र को परेशान नहीं करते जहां वह रहता है। कुछ घंटों बाद डेमियन को लगा कि वह तरोताजा महसूस कर रहा है। चूंकि उसे फंसे हुए सिर्फ 1.5 दिन ही हुए थे, इसलिए उसे अभी भी समय का एक सापेक्षिक दृश्य दिखाई दे रहा था। जब वह उठा तो उसने लाशों के ढेर को देखा जो उसने बनाए थे और आहें भरता रहा। उसे नहीं पता था कि वह इन्हें लेने वापस आ पाएगा या नहीं, और उसे लगा कि इन्हें बचाना बेकार है। ठीक है, अब जाने का समय हो गया है। यह मेरे जीवन में पहली बार होगा जब मैं वास्तविक खतरे का सामना करूंगा। अधिक सतर्कता के साथ डेमियन अगली मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों से नीचे उतरा। जब वह उस जगह पर पहुंचा जिसे उसने दूसरी मंजिल बताया था, तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यहाँ वहाँ पौधे उग रहे थे। हालांकि यह पहली मंजिल की तरह ही सुनसान था, फिर भी इसमें थोड़ा मसाला था। खोज से सुखद आश्चर्य हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि इस कालकोठरी में कहीं न कहीं जलस्रोत होने की संभावना थी। डेमियन सतर्कता से इस नई मंजिल से गुजर रहा था, तभी उसे अपना पहला शिकार मिला। उसके सामने एक बूढ़ा भेड़िया था जो औसत इंसान से थोड़ा छोटा था, और उसके आभामंडल से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह शायद लेवल 8 या 9 के आसपास का था। डेमियन और भेड़िया एक दूसरे को सतर्कता से देखते रहे, इससे पहले कि भेड़िया पहला कदम उठाता और उस पर झपटता। डेमियन अपने दाहिने तरफ कूदा और अपनी छोटी तलवारें निकाली। फिर वह भेड़िया के बाईं ओर टेलीपोर्ट हुआ और नीचे की ओर वार किया। भेड़िया दर्द से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर में घाव हो गया था और उसने डेमियन को काटने का प्रयास किया। हालांकि वह पहले ही भेड़िया के बगल वाले हिस्से में पहुंच गया था और अपनी पिछली हरकत दोहरा रहा था। भेड़िया अपनी ओजन में पूरी तरह से डेमियन की ओर मुड़ा, जो मौके से गायब हो गया और अपनी रणनीति जारी रखी। 3 बार के बाद भेड़िया फर्श पर गिर गया। आपने लेवल 9 वेवुल्फ को मार दिया, 50 एक्सपी प्राप्त किया। हाँ, चूंकि भेड़िया में बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं थी, इसलिए उसे निपटना अपेक्षाकृत आसान था, लेकिन डेमियन अभी भी सांस के लिए हौंफ रहा था। आखिरकार उसने इससे पहले कभी भी आमने सामने की मुठभेड़ नहीं की थी। फिर भी वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। भले ही उसकी लड़ाई अस्तित्व के लिए थी, लेकिन उसे मजा आ रहा था। लड़ना, मारना, मजबूत बनना। जब से मन की शुरुआत के साथ संभावनाएं खुली हैं, वह हमेशा यही करना चाहता था। जैसे ही वह हसीन भविष्य की ओर देखने लगा, उसने अपना दृढ़ संकल्प पुनः दोहराया। मैं बच जाऊंगा। डेमियन ने ग्रे भेड़ियों का शिकार करना जारी रखा और एक और दिन सफलतापूर्वक बीत गया। इस समय तक उसने 6 और भेड़ियों को मार डाला था और सफलतापूर्वक लेवल 9 तक पहुंच गया था। अरे, मुझे लेवल 5 तक पहुंचने में 6 साल लग गए, लेकिन अब मैंने 3 दिनों के भीतर उसमें 4 और लेवल जोड़ लिए हैं। मुझे पता है कि परिस्थितियां मेरे पक्ष में होने के करीब भी नहीं है, लेकिन शायद यह वह माहौल है जिसकी मुझे अपने विकास के लिए जरूरत थी। स्थिति डेमियन वार्ड, इंसान, पुरुष, आयु 17, स्तर 9, वर्गहीन, अनुभव मूल्य 250/1000, उपाधियां 0 शरीर के वाहक, संबद्धताएं अंतरिक्ष, अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, शारीरिक बनावट 0 शारीरिक बनावट, जादुई शक्ति 100, STR 5, AGI 8, डेफ 3, संख्या 6, DX 8, कौशल छोटी दूरी का टेलीपोर्टेशन स्तर 3, मामूली टेलीकिनेसिस स्तर 2, मामूली पुनर्जनन स्तर 5। युद्ध में लगातार अपने टेलीपोर्टेशन कौशल का उपयोग करने के बाद उसकी महारत बढ़ने लगी, जिससे उसकी दूरी सीमा 25 मीटर तक बढ़ गई। इसके अलावा उसने अपने ब्लेड को अपनी ओर खींचने के लिए अपने टेलीकिनेसिस के साथ खेलकर समय बिताया और एक बार इसके स्तर को बढ़ाने में कामयाब रहा। स्वाभाविक रूप से युद्धों में लगातार खरोंचों और घावों से उसे जो उपचार मिला था, उसे उसके पुनर्जनन में सबसे अधिक सुधार हुआ था। दुख की बात है कि मेरे शारीरिक आंकड़े अभी भी स्थिर हैं, भले ही मेरी मन क्षमता 5 गुना बढ़ गई है। मैं अभी भी अपने 0 शरीर के बारे में अपने सिद्धांत का परीक्षण करने में सक्षम नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि इसका परीक्षण करने का सबसे अच्छा स्थान वह है जब मैं खाता हूं और उत्परिवर्तित होने के लिए मजबूर होता हूं। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डेमियन ने कुछ समय के लिए शिकार करना बंद करने और अपनी क्षमताओं को प्रशिक्षित करने का फैसला किया। हालांकि वह अभी तक शिकार में असफल नहीं हुआ था, लेकिन ये केवल उसकी टेलीपोर्टेशन और उसके द्वारा लड़े गए जानवरों की कम बुद्धि के कारण था। वह जानता था कि जैसे जैसे वह कालकोठरी में आगे बढ़ेगा, उसके मौजूदा फायदे फीके पड़ जाएंगे। ध्यान मुद्रा में बैठे डेमियन ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आसपास के स्थान को महसूस करने की कोशिश की। जागने से पहले भी उसे हमेशा अंतरिक्ष से एक आंतरिक संबंध महसूस होता था, जैसे कि उसकी जागरूकता हमेशा उससे बेहतर थी जितनी होनी चाहिए। ये भावना केवल तब और अधिक प्रमुख हो गई जब वह मन के संपर्क में आया। उसे इसमें कोई संदेह नहीं था कि यदि उसका 0 शरीर उसे शारीरिक सुधार से पीछे नहीं खींचता, तो उसके पास एलेना और जिन जैसों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा होती। जैसे ही उसने इस आंतरिक संबंध पर ध्यान केंद्रित किया, डेमियन को लगा कि वह एक अंतहीन महासागर के बीच में है। हर दिशा से परतें और लहरें उस पर टूट पड़ी। ऐसा लग रहा था कि क्षेत्र में अंतरिक्ष के नियमों को कायम रखा जा रहा है। जैसे जैसे वह इस घटना में गहराई से उतरते गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वे इनमें से किसी भी 2 परतों को जोड़ सकते हैं और अंतरिक्ष में उस बिंदु तक आसानी से चल सकते हैं जहां वे शुरू और समाप्त होती हैं। मैं समझता हूं, तो यह मेरी टेलीपोर्टेशन क्षमता के पीछे अंतर्निहित सिद्धांत है। मैं अवचेतन रूप से अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं को जोड़ रहा हूं और खुद को स्थानिक परतों के माध्यम से ले जा रहा हूं। अगर यह ऐसा है तो मुझे आश्चर्य है कि क्या। डेमियन ने स्वयं को अंतरिक्ष की एक धुंधली परत से जोड़ा जिसे वह अपनी अनुभूति के अंत से परे महसूस कर रहा था, और उसने स्वयं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। खांसी, उद्धरण। अचानक वह अपनी मूल स्थिति से 30 मीटर दूर दिखाई दिया। हालांकि वह फर्श पर घुटनों के बल बैठा था और खून फांस रहा था। फिर भी उसकी आंखें पहले की तरह ही चमकीली थीं। तो यह ऐसा ही है। आमतौर पर मैं उस बिंदु पर पहुंचने से पहले बस एक धुंधलापन देखता हूं जहां मैं पहुंचना चाहता था, लेकिन इस बार मैंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। अगर मेरा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं है, तो अंतरिक्ष में 2 गैरास बिंदुओं के कनेक्शन के कारण होने वाली स्थानिक अशांति मुझे टुकड़े टुकड़े कर देगी। जैसे जैसे मेरी स्थानिक आत्मीयता की समझ बढ़ती है, मैं शांति की मात्रा को कम कर सकता हूं, जिससे मैं यात्रा की दूरी बढ़ा सकता हूं। इसी तरह जब तक मेरा शरीर पर्याप्त रूप से मजबूत होता है, तब तक दूरी की सीमा कोई मायने नहीं रखेगी। ऐसा लगता है कि मुझे अपने सिद्धांत का परीक्षण 0 शरीर पर पहले से ही करना होगा, जितना मैंने मूल रूप से योजना बनाई थी। तभी मैं बढ़ना शुरू कर सकता हूं। चूंकि वह कुछ समय तक स्थानिक तत्व में प्रगति नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने अपनी तलवारबाजी का प्रशिक्षण लेने का फैसला किया। डेमियन ने एक रुख अपनाया और अपनी तलवारों को बार बार घुमाया ताकि जितना संभव हो सके व्यर्थ गति की मात्रा को कम किया जा सके। ऐसे ही कई घंटे बीत गए और दिन खत्म हो गया और डेमियन ने आखिरकार ट्रेनिंग पूरी कर ली। आखिर में उसने तलवारबाजी का हुनर जगा लिया था। हालांकि यह केवल लेवल 1 था, फिर भी ये दर्शाता था कि वह सही रास्ते पर चल पड़ा था। डेमियन ने फैसला किया कि अपने टेलीपोर्टेशन का दुरुपयोग किए बिना लड़ाई शुरू करने से पहले कुछ समय आराम करना सबसे अच्छा था। केवल इस तरह से वह लगातार सुधार करने में सक्षम हो सकता था। पृथ्वी भाव, लॉस एंजल्स में कहीं एक अस्पताल में एक युवा महिला को अस्पताल के बिस्तर के पास धैर्यपूर्वक बैठे देखा जा सकता था। वह 17 साल की थी। उसके बाल गहरे नीले रंग के थे और उसकी आंखों की रोशनी कुछ कम हो गई थी। अपने प्रशिक्षित शरीर के साथ वह निस्संदेह एक ऐसी महिला थी जिसे शीर्ष सुंदरता माना जा सकता था। बिस्तर पर एक अधेड़ उम्र की महिला लेटी थी जिसके बाल काले थे। उसकी आंखें बंद थीं क्योंकि वह पिछले 6 वर्षों से कोमा में थी। आंटी, मुझे माफ कर दो, एलेना ने आंखों में आंसू भरकर कहा। मैंने उससे कहा था कि मैं उसकी रक्षा करूंगी, लेकिन अंत में उसने ही मुझे बचाया। जिस कमीने ने उसे धोखा दिया, वह ये दिखावा भी नहीं कर रहा है कि उसने कुछ नहीं किया। उस घृणित जिन के बारे में सोचते हुए एलेना की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। डेमियन को कालकोठरी में फंसे हुए 4 दिन हो चुके थे और जिन खुद को इस तरह से दिखा रहा था जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो।
मामले को बदतर बनाने के लिए वह खुलेआम एलेना का पीछा करने और उसे अपनी औरत बनाने की कोशिश कर रहा था। आंटी, चाहे कुछ भी हो, मैं यह मानने से इनकार करती हूँ कि वह मर चुका है। डेमियन आपको कभी नहीं छोड़ेगा, उस कमीने को वापस आना ही होगा। आखिरकार मैंने उसे कभी नहीं बताया कि मैं कैसे। कोई बात नहीं, एलेना ने आह भरी। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे बचने की संभावना कितनी भी हो, एलेना इस बात पर अड़ी रही कि डेमियन जीवित है। जब वह गेट से गायब हो गया तो एलेना ने गुस्से में आकर जिम को इतनी जोर से मुक्का मारा कि वह खुद को रोकने में कामयाब होने से पहले 10 मीटर दूर जा गिरा। अगर उसे उसके गिरने नहीं रोका होता तो वह और भी बुरा कर सकती थी। उस घटना के बाद उसने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली और लगभग रोजाना अस्पताल जाने लगी। उसने डेमियन की मां के अस्पताल के बिलों का भी भुगतान करना शुरू कर दिया था। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं और मजबूत हो जाऊंगा, इतना मजबूत कि जब वह वापस आएगा तो मुझे पहचान भी नहीं पाएगा। अगली बार जब मैं उसे देखूंगा तो मैं उसे सब कुछ ठीक से बता दूंगा। उस समय आंटी, मुझे उम्मीद है कि मुझे आपका समर्थन भी मिलेगा। समय देखते हुए एलेना उठ खड़ी हुई। आज के लिए अलविदा आंटी, मैं शायद जल्दी ही वापस आ जाऊंगी, इसलिए आपको किसी मेहमान के न होने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। एलेना अस्पताल के कमरे से बाहर निकली और आह भरकर बोली। उसने अपनी आंखों में आ रहे आंसुओं को पोंछा और खुद को संभाला। फिर कभी नहीं, मुझे फिर कभी ऐसी स्थिति में नहीं डाला जाएगा जहां उसे मेरी रक्षा करनी पड़े। जब वह वापस आएगा तो वह निश्चित रूप से मजबूत होगा और उस समय मुझे उसके सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ा होना होगा। जैसा कि डेमियन ने कुछ दिन पहले किया था, एलेना ने भी खुद को किसी से भी अधिक शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया। ब्रह्मांड में कहीं एक अज्ञात कालकोठरी में काले बाल और नीलम जैसी आंखों वाले एक थोड़े दुबले पतले युवक को 3 मानव आकार के बुरे भेड़ियों के साथ लड़ते हुए देखा जा सकता है। भेड़ियों ने उस इंसान को सावधानी से देखा क्योंकि पिछले दिनों वह लगातार उनके झुंड के सदस्यों को मार रहा था। अपनी सीमित बुद्धि के बावजूद वे जानते थे कि वह कोई खतरनाक व्यक्ति है। युवा डेमियन भेड़ियों के प्रति भी सतर्क था। अपनी तलवारबाजी की महारत को बेहतर बनाने के लिए वह अपने शिकार में सक्रिय हो गया था और उसने कई बुरे भेड़ियों को पाया जिन्हें उसने बाद में मार डाला। हालांकि चूंकि वह परिवर्तन से केवल एक कदम दूर था, इसलिए उसे पहले से कहीं अधिक अनुभव की आवश्यकता थी। तीनों भेड़ियों ने उसका घेराव कर लिया, लेकिन डेमियन ने उन्हें तैयार होने का समय नहीं दिया। वह तुरंत पहले भेड़िए की ओर बढ़ा और अपने एक ब्लेड से उसे नीचे गिरा दिया, साथ अपने पीछे वाले भेड़िए पर अपना दूसरा ब्लेड फेंका। जब भेड़ियों ने बचने की कोशिश की तो डेमियन ने अपनी दूरविकरण शक्ति का प्रयोग करते हुए पहले भेड़िए को अपनी जगह पर रोके रखा तथा दूसरे भेड़िए के मांस में छेद करने के लिए अपनी दूसरी तलवार की दिशा में परिवर्तन किया। अचानक वह गायब हो गया। तीसरे भेड़िए के पिंजों से बाल बाल बचता हुआ और उसकी पीठ पर प्रकट हुआ तथा उसकी रीढ़ पर गहरा घाव कर दिया। तीसरे भेड़िए के अशक्त हो जाने पर डेमियन एक बार फिर गायब हो गया तथा अपने दूसरे ब्लेड के हैंडल को पकड़कर पूरी ताकत से उसे नीचे की ओर खींचता हुआ भेड़िए की छाती के मांस को चीरता हुआ पुनः प्रकट हुआ। वह भेड़ियों के इर्द गिर्द नाचता रहा, ज्यादातर समय अपने शरीर से बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब उसे लगता कि चीजें खतरनाक हो रही हैं तो वह टेलीपोर्ट हो जाता। 5 मिनट के लंबे अंतराल के बाद पहले 2 भेड़िए गिर गए थे। आपने 2 लेवल 9 वेवुल्व्स को मार डाला, 100 एक्सपी प्राप्त किया। तीसरे भेड़िए के पास जाकर, जो पहले से ही लकवाग्रस्त था, डेमियन उसकी आंखों में घृणा भरी नजर देख सकता था। हालांकि उसे कोई पछतावा नहीं था। कालकोठरी में उसे मारना था या मर जाना था और वह दूसरा विकल्प नहीं चुनना चाहता था। उसने अपनी छोटी तलवार उठाई और तेजी से भेड़िए का सिर काट दिया। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, आपने लेवल 9 वेवुल्फ को मार दिया, 50 अनुभव प्राप्त किया। अपनी सांस को समेटते हुए और अपने ब्लेड से खून पोंछते हुए डेमियन को एक बार फिर एहसास हुआ कि वह मुस्कुरा रहा था। हाल ही में उसने सोचना शुरू कर दिया था कि वह एक युद्धोन्मादी हो सकता है, क्योंकि उसे इस मारो या मारे जाओ माहौल में एक निर्विवाद रोमांच महसूस होता था। यदि पृथ्वी पर उसके लक्ष्य और प्राथमिकताएं न होती तो शायद वह रोमांच के लिए आवश्यकता से अधिक समय तक यहाँ रुकता। डेमियन चुपचाप कालकोठरी के नजारे को निहारते हुए अपने छोटे से गुफा निवास की ओर वापस चला गया। अब वह जिस क्षेत्र में था वहाँ पहले देखी गई किसी भी चीज से कहीं ज्यादा वनस्पतियां थीं। हर जगह कई तरह के विचित्र रंगों के अनगिनत पौधे खिले हुए थे। हालांकि उसे यह पता चल गया था कि वे जहरीले हैं। सौभाग्य से उसने पहले एक मरते हुए भेड़िए को खिलाने का फैसला किया और उसे मार डाला। अपने घर पहुंचकर डेमियन आराम करने बैठ गया। ऐसा लगता है कि ये भेड़िया प्यादे मुझे प्रथम श्रेणी तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। उनमें से प्रत्येक अब केवल 50 अनुभव दे रहा है, जबकि पहले वाले ने केवल 200 अनुभव दिए थे। अगर मैं और मारूंगा तो मुझे कुछ भी हासिल नहीं होगा। मेरी अगली बड़ी लड़ाई उनके नेता के खिलाफ होगी, जो संभवतः प्रथम श्रेणी का होगा। लेवल 9 के जानवरों को मारना कितना आसान हो गया है, इसे देखते हुए प्रथम श्रेणी का जानवर मारना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। भले ही यह एक कठिन लड़ाई हो, फिर भी यह संभव है। दुख की बात है कि डेमियन ने मजबूत बनने के बारे में सोचना छोड़ दिया था, इसलिए उसे वर्गों के बीच के अंतर के बारे में बहुत कम जानकारी थी। समय के साथ उसे अपने अहंकार पर पछतावा होने लगा। डेमियन ने वापस खड़े होने से पहले 4 घंटे आराम किया। ये कालकोठरी में उसका 5वां दिन था और उसे यह अजीब सा एहसास हो रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। डेमियन गुफा की छत को घूर रहा था। उसकी आंखें वास्तविकता को भेद कर धरती पर एक निश्चित अस्पताल के कमरे को देखने की कोशिश कर रही थी। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मेरी बात नहीं सुन पा रही हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका बेटा ठीक है। हालांकि यह माहौल कठोर है, लेकिन लगता है कि यह बिल्कुल वैसा ही है जिसकी मुझे बढ़ने के लिए जरूरत है। किसी भी बात की चिंता मत करो। जब तक मैं धरती पर वापस आऊंगा और तुम्हारे पास वापस आऊंगा, तब तक मैं ऐसा व्यक्ति बन चुका हूंगा जिस पर तुम्हें गर्व हो सकता है। मैं तुम्हारी बीमारी को ऐसे ठीक कर दूंगा जैसे कि वह कुछ भी नहीं है और तुम्हें एक शानदार जीवन जीने दूंगा और शायद हम पिताजी को भी ढूंढ लें और उन्हें छोड़ने के लिए थोड़ा भी दें। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, डेमियन ऐसा अक्सर नहीं करता था, लेकिन जब उसे यह वास्तविकता पता चली कि वह पृथ्वी से ब्रह्मांड के विपरीत छोर पर हो सकता है तो अकेले होने का दर्द उसके सामने आ गया। उसे अपनी मां से बातें करना याद आता था, भले ही वह उसे सुन नहीं पाती थी। उसे एलेना के साथ बिताए सुखद दिन याद आते थे, जब वे दोनों ऐसे व्यवहार करते थे जैसे दुनिया में कुछ भी मायने नहीं रखता हो। उसे अपना एक कमरे वाला घटिया सा अपार्टमेंट भी याद आता था, जहां कम से कम उसके पास सोने के लिए एक बिस्तर तो था। हालांकि उसे अभी तक मौत का सामना नहीं करना था, लेकिन वह जानता था कि यह किसी न किसी समय होगा। वह जानता था कि अब तक उसका सफर आसान था, क्योंकि उसे अभी तक एक भी ऐसा जानवर नहीं मिला था जो लेवल 10 से आगे विकसित हुआ हो। वह कभी कभी आश्चर्य करता था कि इस तरह की स्थिति में वह इतना सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे रख सकता है, लेकिन उसने महसूस किया कि उसका विनोदी रवैया केवल एक मुकाबला करने का तरीका था, क्योंकि उसके अंदर का कुछ हिस्सा अभी भी यह सोचना चाहता था कि सब कुछ बस एक दुष्स्वप्न है और वह अभी भी पृथ्वी पर शांतिपूर्वक रह रहा है। पिछले 5 दिनों से बिना किसी परेशानी के अपने जीवन के बारे में सोचते हुए वह कांप उठा। उसने एक बार भी खाना नहीं खाया था और वह दिन ब दिन हत्या, दौड़ और प्रशिक्षण में बिताता था। क्या यह मन था जिसने उसे जरूरी पोषक तत्व दिए? क्या इस स्थिति के कारण लगातार एड्रेनालाइन का प्रवाह था, या ये दोनों का संयोजन था? डेमियन को नहीं पता था, लेकिन वह जानता था कि जल्द ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। उन्होंने पूरे अनुभव के दौरान खुद को कुल मिलाकर लगभग 15 घंटे आराम करने दिया, और ये तभी संभव था जब उनका समय का बोध अभी भी सटीक हो। वह ये कल्पना नहीं करना चाहते थे कि एक बार जब वह अपनी परिस्थितियों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेंगे तो उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। शायद वह अपनी सारी मानवता खो दे और खुद एक जानवर बन जाए। हालांकि उसने इस विचार को ज्यादा देर तक अपने दिमाग में नहीं आने दिया। चाहे वह कुछ भी बन जाए, उसके पास इस मामले में कोई विकल्प नहीं था। उसे किसी भी चीज की परवाह किए बिना मजबूत बनने की जरूरत थी, और अगर उसे ऐसा करने के लिए अपनी मानवता को त्यागने के लिए मजबूर किया जाता तो वह तुरंत ऐसा कर देता। जब तक उसके मूल सिद्धांत नहीं बदले, उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका क्या होगा। अपने मन को शांत करते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ाए, जैसे ही उसकी छोटी तलवारें उसकी ओर उड़ती हुई आईं। पिछली बार जब मुझे इस तरह का पूर्वाभास हुआ था तो मुझे एक कालकोठरी में फेंक दिया गया था और दूसरी दुनिया में मरने के लिए छोड़ दिया गया था। इस बार चाहे जो भी हो, मुझे याद रखना चाहिए, मुझे जीवित रहना है। चाहे कुछ भी हो, मुझे जीवित रहना है। 5 दिन बाद भी उसे वह दृढ़ इच्छा शक्ति याद थी जो उसने शुरुआत में अपने पैनिक अटैक के बाद बनाई थी। जीवित रहना, चाहे वह मजाक कर रहा हो, हत्या कर रहा हो, प्रशिक्षण ले रहा हो या सो रहा हो, ये शब्द लगातार उसके दिमाग में घूम रहा था। खैर, वह खुद से हंसा। मुझे आश्चर्य है कि आज मेरी कुत्ते जैसी किस्मत मुझे किस तरह का मजा देगी।
शिकार एक बार फिर शुरू हुआ, लेकिन इस बार उसे पता नहीं था कि डेमियन ही शिकार होगा। डेमियन को एक बार फिर शिकार करने का फैसला किए हुए 2 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसका अशुभ एहसास कम नहीं हुआ। इस तथ्य के साथ कि उसे लग रहा था कि कोई उसे देख रहा है, उसकी सतर्कता अपने उच्चतम स्तर पर थी। डेमियन दूसरी मंजिल के एक अनदेखे क्षेत्र से गुजरा और अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देखा। पूरे 2 घंटे चलने के दौरान वह एक भी जानवर से नहीं टकराया। हालांकि वे वुल्फ इस मंजिल पर सबसे प्रमुख जानवर थे, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान वह कई छोटे और कमजोर जानवरों से भी टकराया था, हालांकि वे भी कहीं नजर नहीं आए। अचानक उसने एक शाखा के टूटने की आवाज सुनी। ग्रट अपने पीछे से उसने एक जानवर की दहाड़ सुनी, हालांकि उसने कोई अचानक हरकत नहीं की। एक जानवर जो मेरी इंद्रियों को सचेत किए बिना मेरे पास आ सकता है, चाहे ये जानवर कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये निश्चित रूप से उन भेड़ियों से पूरी तरह अलग स्तर का है जिनसे मैं लड़ रहा हूं। डेमियन धीरे से पीछे मुड़ा। जब उसने ऐसा किया तो उसने एक भेड़िए को देखा जो इस मंजिल पर अब तक देखे गए किसी भी भेड़िए से अतुलनीय था। ये लगभग 3 मीटर लंबा था और इसके भूरे फर में जगह जगह काले रंग के धब्बे थे। उसकी हर हरकत के साथ काली बिजली उसके शरीर से होकर गुजरती और उसके आसपास की जमीन को जला देती। उसकी आवाज इतनी दमघोट थी कि डेमियन लगभग पूरी तरह से वहीं जड़वत हो गया था। भेड़िए ने डेमियन को ऐसे क्रोध और बुद्धिमत्ता से देखा जैसा किसी अन्य भेड़िए में नहीं था। जब वह शिकार से लौटा था तो उसने देखा कि उसके झुंड के कई युवा भेड़िए एक के बाद एक मारे जा रहे थे। उसका रिश्तेदार भी उनमें से एक था। गुस्से में उसने उसे ढूंढ निकाला और खुद उससे भिड़ गया। डेमियन को नहीं पता था कि यह जानवर किस तरह का है, लेकिन वह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ वह इसका सामना नहीं कर सकता। क्या यही वर्गों के बीच का अंतर है? उसने भागने की तैयारी करते हुए खुद से सोचा। डेमियन जानता था कि अगर वह इस समय इस जानवर से मुंह मोड़ लेता है तो वह मूर्ख होगा, इसलिए उसके पास 2 ही विकल्प थे, बाएं या दाएं जाना। जानवर को सतर्कता से देखते हुए मानो वह युद्ध की तैयारी कर रहा हो, डेमियन ने अपना शरीर नीचे किया। फिर वह दाएं मुड़ा और जितनी तेजी से भाग सकता था भाग गया। हालांकि भेड़िया हिलता नहीं था, ऐसा लगता था कि वह अपने शिकार के साथ खेलना चाहता था। डेमियन के काफी दूर चले जाने के बाद भेड़िया चीखता हुआ आगे की ओर भागा। कुछ ही सेकंड में उसने डेमियन को पकड़ लिया और अपने पंजे इतनी तेजी से आगे की ओर मारे कि वह उसका पीछा नहीं कर सका। डेमियन को कुछ समझ में आने से पहले ही उसके बाएं पैर में संवेदना खत्म हो गई और वह लड़खड़ा गया। भेड़िए ने उसके अकीलीज टेंडन को काट दिया था। दर्द की कराह को दबाने के लिए अपने होंठ खाते हुए डेमियन दूर जाने लगा, हालांकि चूंकि वह सही मानसिक स्थिति में नहीं था और रैखिक रूप से आगे बढ़ रहा था, इसलिए वह बच नहीं सका। जब भी डेमियन दूर जाता, भेड़िया तुरंत उसके पीछे आ जाता और डेमियन को और अधिक घायल कर देता, जबकि वह भागता रहता। लेकिन जैसे ही वह एक और बार आगे बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि भेड़िए ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। जब उसने अपना सिर उठाया तो उसने केवल अंधकार का एक विशाल विस्तार देखा। डेमियन को निराशा महसूस हुई। उसके पीछे एक राक्षस था जिसे वह हराने की कल्पना भी नहीं कर सकता था और उसके सामने एक विशाल खाई थी जिसकी गहराई ज्ञात थी। उसने अपने बाएं और दाएं देखा और महसूस किया कि उसके चारों ओर का क्षेत्र संकुचित हो गया था, जिससे उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। भेड़िए ने डेमियन को घूरकर देखा और उसकी आंखों में उभरती निराशा को देखकर वह बहुत खुश हुआ। ये वही दृश्य था जिसकी उसे उम्मीद थी। वह चाहता था कि उसके रिश्तेदारों के हत्यारे को धीरे धीरे मौत का एहसास हो जो उसे घेर रहा है। वह चाहता था कि डेमियन को ऐसा डर महसूस हो जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। डेमियन हताश था। वह जानता था कि अगर वह इस भेड़िए को नहीं मार पाया तो यहीं मर जाएगा, लेकिन उसके पास सीमित विकल्प थे। अपने सामने गहरे रसातल को देखते हुए डेमियन के मन में एक अजीब विचार आया। अगर ऐसा हुआ तो मैं हमेशा ऐसा कर सकता हूँ। लड़ाई के दौरान अपने शरीर के टूट जाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। हालांकि वह ज्यादा चिंतित नहीं था। एक बार जब वह अपनी पहली कक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसकी चोटें ठीक हो जाएंगी और उसकी सहनशक्ति फिर से बढ़ जाएगी, हालांकि केवल सतही स्तर पर। वह अपनी बाह या कोई भी बड़ी चीज फिर से नहीं उगा पाएगा। डेमियन ने अपनी छोटी तलवारें निकाली और भेड़िए के पिछले पैरों के पास जाकर गायब हो गया। उसने अपनी दोनों तलवारें एक ही बिंदु पर मारी और उम्मीद की कि यह भेड़िए को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त होगी। हालांकि उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। अपनी पूरी ताकत के बावजूद वह भेड़िए पर सिर्फ एक छोटा सा घाव ही कर पाया। डेमियन फिर से गायब हो गया। भेड़िए के दूसरी तरफ दिखाई दिया, क्योंकि उसने तब तक काटने का संकल्प लिया जब तक भेड़िए का खून नहीं निकल गया। दुख की बात है कि भेड़िया उसे अपनी मर्जी से काम नहीं करने देता। युद्ध के अनुभव में अंतर के कारण भेड़िए को अपने पैटर्न को समझने में केवल 1 मिनट या उससे भी कम समय लगा, जिसके कारण डेमियन के हर बार टेलीपोर्ट होने पर उसके पंजे या मुंह का खुला भाग उसका स्वागत करता था। यद्यपि यह स्पष्ट था कि भेड़िए को बिजली से लगाव था, फिर भी उसने डेमियन को इतनी गंभीरता से नहीं लिया कि वह उसका प्रयोग करे। इस तरह लड़ाई कई मिनट तक जारी रही। भेड़िए के शरीर पर अभी भी कुछ ही घाव थे, लेकिन उसके शरीर पर कई जगह घाव थे जिनसे खून बह रहा था। लेकिन डेमियन की हालत बहुत खराब थी। उसका पूरा शरीर कटों से भरा हुआ था। उसकी पीठ पर गहरा घाव था, उससे बहुत ज्यादा खून बह रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है। जब लगातार टेलीपोर्टेशन के तनाव ने भेड़िए से मिले घावों को साथ मिला दिया तो उसके आंतरिक अंग केवल 2 वार की दूरी पर गलने से दूर रह गए। इस समय डेमियन ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसका सारा डर और निराशा दूर हो गई थी, क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ अपनी जान बचाने पर था। उसका पूरा अस्तित्व उस शब्द पर केंद्रित था जो तब से उसका आदर्श वाक्य बन गया था जब से वह फंसा हुआ था। जीवित बचना। उसकी नजर जानवर की गर्दन पर बने गहरे घाव पर केंद्रित थी और उसे जीतने का मौका दिख रहा था। हालांकि इससे पहले कि वह आगे बढ़ पाता, उसे लगा कि उसकी चेतना कमजोर हो गई है। थकान की एक तीव्र लहर ने लगभग उसकी इंद्रियों को अभिभूत कर दिया। उसके शरीर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसने जो थकान जमा कर रखी थी वह आखिरकार उस पर टूट पड़ी। उसे अपनी कमजोरी साफ साफ महसूस हो रही थी और उसे लगा कि मौत उसके करीब आ रही है। नहीं 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 नहीं, वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। वह अभी तक कालकोठरी की ऐसी कठिन मंजिल तक भी नहीं पहुंचा था, फिर भी वह मरने जा रहा था। उसने जो भी दृढ़ संकल्प किया था, अपने आप को शांत करने के लिए उसने जो भी आंतरिक विचार व्यक्त किए थे, उसके बाद वह यहाँ मर जाएगा। उसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वह अपनी आंखों में पागलपन भरी चमक के साथ अपने सामने खड़े जानवर को घूरता रहा। अच्छा। उसके मन में कुछ टूट गया था। वह एक बार फिर आगे बढ़ा, लेकिन उस दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जो उसकी चेतना को दबा रहा था। भेड़िए ने मुंह खोलते ही उसे घृणा भरी नजरों से देखा। डेमियन ने जब उसकी गर्दन पर वार किया तो उसने उसे बुरी तरह से काटा और उसका हाथ फाड़ दिया। हालांकि डेमियन ने दर्द को अनदेखा करना जारी रखा। उसका शरीर सदमे की स्थिति में था, लेकिन वह टेलीपोर्टेशन के साथ फिर से हिल गया। इससे पहले कि उसके अब बिना हाथ वाले हिस्से से खून बह भी पाता, वह भेड़िए की पीठ पर था और अपने बचे हुए हाथ से लगातार वार और वार कर रहा था। आओ! भेड़िया दर्द से चिल्लाया। उसे महसूस हुआ कि तेज ब्लेड उसके मांस को चीर रहा है। जानवर के घावों से खून बह रहा था। हालांकि उसने अपना बायां हाथ बलिदान कर दिया था, लेकिन उसने आखिरकार भेड़िए पर एक बड़ा घाव कर दिया। लेकिन डेमियन इस उपलब्धि का जश्न मनाने की मानसिक स्थिति में नहीं था। जीवित बचना। जब वह अपने और अपने प्रतिद्वंद्वी के खून से लथपथ शरीर के साथ खड़ा था तो उसके दिमाग में केवल एक ही विचार चल रहा था, मुझे जीवित रहना है। उसने अपने हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और यहाँ तक कि खांसते समय भी, जिसमें अब उसके अंगों के टुकड़े भी शामिल थे, वह वार करता रहा और काटता रहा। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। जैसे ही एक शब्द अंतहीन रूप में दोहराया गया, उसने भेड़िए पर हमला कर दिया, जो पहले से ही खून की कमी से सुस्त होने लगा था। उसने एक बार फिर से वार किया, हालांकि उसका हथियार संपर्क में आते ही टूट गया। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। खून की कमी से वह पूरी तरह से बेहोश हो गया था। माथों से गले लगाने लगी थी, लेकिन वह सिर्फ एक शब्द सुन पा रहा था। उसने अपना हाथ जानवर की गर्दन पर लगे घाव में डाला और उसे चीर दिया, अपने दांत उसके कच्चे मांस में गड़ा दिए। जीवित रहो, जीवित रहो, जीवित रहो। उसने पंजे से काटा, खाया और अपने आखिरी तर्क के साथ उसने टूटे हुए हथियार का इस्तेमाल भेड़िए की गर्दन में बने छेद में घूमने के लिए किया। भेड़िया गिरने लगा। उसकी आंखों में अनिच्छा भरी हुई थी। वह सोच रहा था कि अगर उसने शुरू से ही अपनी सारी शक्ति लगा दी होती तो उसकी यह हालत नहीं होती, लेकिन पछतावे की कोई दवा नहीं थी। हालांकि यह आसानी से नहीं मरेगा। अगर यह यहाँ मर भी गया तो यह अपने साथ उस इंसान को भी ले जाएगा जिसने इसके रिश्तेदारों को मारा था। थोड़ी ही दूरी पर स्थित खाई को घूरते हुए भेड़िया कूद पड़ा।
कूदने के लिए अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करने के बाद भेड़िया मर गया। हालांकि डेमियन, जो अभी भी उसकी पीठ पर था, उसे इसका एहसास नहीं हुआ, यहाँ तक कि इस तथ्य का भी एहसास नहीं हुआ कि वह इस समय एक खाई में गिर रहा था। जैसे ही वह भेड़िए को मारने के बाद बेहोश होने वाला था, उसकी चेतना एक दिमाग सुन्न कर देने वाले दर्द से जाग उठी। इस दर्द के साथ स्पष्टता आई और खुश होने के साथ साथ उसे यह भी एहसास हुआ कि उसने अपनी विक्षिप्त अवस्था में भेड़िए के मांस और मांस के बड़े बड़े टुकड़े खाए थे। अब डेमियन को अपने किए का परिणाम भुगतना पड़ रहा था। उसने अपना उत्परिवर्तन शुरू कर दिया था। चूंकि उसने भेड़िए को मार दिया था, इसलिए उसे पता था कि उसने कई बार अपना स्तर बढ़ाया है, लेकिन उसे ठीक से नहीं पता था कि उसने कितना बढ़ाया है, क्योंकि वह अपने सामने पॉपअप होने वाली होलोग्राफिक विंडो पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। डेमियन के शरीर के अंदर जैसे ही उसके अंग ठीक हुए, मन भड़क उठा। हालांकि उसके तुरंत बाद उन्हें पीसकर पेस्ट बना दिया गया। ये प्रक्रिया तब तक जारी रही जब तक कि उसे अपने संघ के उत्थान से प्राप्त सार ने बिजली की विशेषता से संघर्ष नहीं किया। उस भेड़िए का मन जो उसके अंदर भड़क रहा था, उसके अंगों को भून रहा था। डेमियन को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे बिजली की कुर्सी से बांध दिया गया हो, लेकिन वह मर नहीं सकता था, क्योंकि एक ही समय में उसके शरीर के हर इंच पर सैकड़ों हथौड़ों और सुइयों से प्रहार किया जा रहा था। बिजली का कट इतना तेज था कि वह इतना अशक्त हो गया कि दर्द से चिल्ला भी नहीं सका। हालांकि ये प्रक्रिया सिर्फ उसके अंगों पर ही लागू नहीं हो रही थी, बल्कि उसकी त्वचा, उसकी हड्डियां और यहाँ तक कि उसका रक्त भी परिष्कृत होने लगा था। इस सब के दौरान डेमियन होश में रहा। वह सिर्फ अपने दर्द और अपने शरीर के मांस की थैली बनने और फिर बार बार सामान्य होने की अनुभूति पर ध्यान केंद्रित कर सकता था। हर तरफ फैले अंतहीन अंधकार को देखते हुए डेमियन को सचमुच लगा कि वह नरक में चला गया है। उसका शरीर अभी भी भेड़िए के शव के साथ चिपका हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, शव के टुकड़े वाष्पित होकर डेमियन के शरीर में प्रवेश कर गए। अपने स्वामी की वर्तमान स्थिति को भांपकर उसका शून्य शरीर सक्रिय हो गया था तथा आसपास के क्षेत्र की हर प्रकार की ऊर्जा को निगलने लगा था। हालांकि डेमियन को इस बात का पता नहीं था और उसने ऊर्जा के प्रवाह को जानवरों के मान की लहरों के रूप में माना, जो उसके स्तर के माध्यम से प्राप्त प्राकृतिक मान के खिलाफ लड़ रही थी। सेकंड मिनटों में बदल गए, जो डेमियन को घंटों के समान लगे, और एक बिंदु पर उसने गिरना बंद कर दिया। उसका शरीर, जो इतनी दूर गिरने पर मांस के टुकड़े में बदल जाना चाहिए था, वास्तव में फर्श पर पहुंचने पर एक छोटा गड्ढा बना देता है। डेमियन अभी भी नहीं हिला, क्योंकि उसका उत्परिवर्तन अभी भी जारी था। उसकी आंखें, जो हमेशा गहरे नीलम रंग की होती थी, अब लाल रंग से मिश्रित हो गई थी और उसके बालों में कुछ चांदी के रंग की हाइलाइट्स आ गई थी और वे कंधों तक लंबे हो गए थे। उसके नुकीले दांत भी तीखे हो गए थे, जबकि उसका शरीर, जो आज तक दुबला पतला था, उसमें कुछ मांसपेशियां बढ़ने लगी थी। सबसे बड़ा बदलाव उसके पैरों में हुआ। बाहर से तो उसके पैरों में कुछ मांसपेशियां बढ़ी और वे शरीर के बाकी हिस्सों के साथ सम्मिलित बने रहे, लेकिन उनकी अंदरूनी संरचना पूरी तरह बदल गई। प्रत्येक मांसपेशी, हड्डी, कंडरा और स्नायु को इष्टतम ढंग से व्यवस्थित किया गया था ताकि कोई गति बर्बाद न हो और गति को प्राथमिकता दी जा सके। उसके शरीर के विभिन्न भागों से बालों के गुच्छे उगने लगे, लेकिन उसके शून्य शरीर ने तुरंत ही उन्हें ऊर्जा में बदल दिया और भस्म कर दिया। उसके सिर के ऊपर भेड़िए के कान की एक जोड़ी भी उगने लगी। हालांकि उनका भी वही हश्र हुआ जो फरका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि डेमियन का शून्य शरीर के बारे में सिद्धांत आंशिक रूप से सही था। जब उसके शरीर में इतनी बड़ी मात्रा में मान और ऊर्जा प्रवेश करती है, तो वह तुरंत अंदर से नष्ट हो जाता है। अगर उसके शून्य शरीर ने उस ऊर्जा को नहीं चुराया होता, तो वह तुरंत मर जाता। इसके कारण वह मजबूत होने में सक्षम था, जबकि जो भी अतिरिक्त बनता था वह उसके शरीर के लिए ऊर्जा में बदल जाता था। अपनी लापरवाह कार्रवाई के माध्यम से वह अपने शरीर की एक क्षमता को अनलॉक करने में सक्षम था। हालांकि डेमियन को यह पता नहीं था। उसने उम्मीद की थी कि उसका शरीर जानवर के सभी मैना को खा जाएगा, जिससे उसे न्यूनतम उत्परिवर्तन से गुजरना पड़ेगा। हालांकि उसके शरीर ने उसे युद्ध के लिए अपने उत्परिवर्तन को अनुकूलित करने की अनुमति दी, जबकि केवल बाद में बचे अतिरिक्त को चुराया। ऐसा लगा कि कई दिनों बाद डेमियन को आखिरकार दर्द कम होने लगा था। हालांकि उसे अभी भी उस जगह पर काल्पनिक दर्द महसूस हो रहा था जहां उसका बायां हाथ होना चाहिए था, लेकिन उस घाव को भी प्रचंड प्रकाश की वजह से बंद कर दिया गया था। हाँ, डेमियन की सांस रुक गई। उसे जो यातनाएं सहनी पड़ी थी, उससे वह लगभग पागल हो गया था। लेकिन अब जबकि दर्द ने उसके दिमाग को ढक नहीं लिया था, वह महसूस कर सकता था कि उसने क्या हासिल किया था। उसकी सुनने की शक्ति के साथ साथ उसकी दृष्टि भी काफी तेज हो गई थी और उसके कुत्ते के दांत इतने तीखे थे कि वे उसके शरीर को मक्खन की तरह काट सकते थे, जबकि उसका शरीर पूरी तरह से अलग स्तर पर था। पृथ्वी पर वापस आकर चाहे उसने कुछ भी प्रयास किया हो, चाहे वह डाइटिंग करना हो, जिम जाना हो, या यहाँ तक कि एक सप्ताह तक हर दिन वन पंच मैन प्रशिक्षण दिनचर्या को पूरा करना हो, वह कभी भी अपने शरीर के आकार को बदलने में सक्षम नहीं हो सका। अब हालांकि उसने आखिरकार कुछ मांसपेशियां बना ली थी। हालांकि यह अभी तक परिभाषित नहीं थी, लेकिन वह देख सकता था कि एक उचित सिक्स पैक का ढांचा बन गया था और इसके लिए बस एक भेड़िया खाना था और बस थोड़ी सी क्रूर यातना सहनी थी। डेमियन ने खुद से मजाक किया। वह ये भी महसूस कर सकता था कि उसके भीतर एक नए तरह का खतरा पैदा हो गया था, साथ ही एक निश्चित इच्छा भी। हालांकि उसने इसे दबा दिया, ये याद करते हुए कि उसने अभी लेवल अप किया था। फिर उसने म्यूटेशन के दौरान मिलने वाली सूचनाओं की जांच की। आपने लेवल 15 थंडरवुल्फ को मार दिया, 5000 एक्सपी प्राप्त किया। स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर, स्तर ऊपर। आपने पहली बार अपनी लीग को सफलतापूर्वक बढ़ाया है। अपनी किंवदंती के विकास के माध्यम से एक वर्ग प्राप्त किया जा सकता है। कक्षा चुने 1 तलवारबाज, 2 स्थानिक जादूगर, 3 पादरी, 4 मॉन्स्टर हंटर, 5 एक्सप्लोरर। बधाई हो, आपने सफलतापूर्वक उत्परिवर्तन किया है। आप दुनिया पृथ्वी के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूर्ण उत्परिवर्तन किया है। इस महान उपलब्धि के कारण आपको एवॉल्वर की उपाधि दी गई है। आपकी किंवदंती को आगे बढ़ाया गया है। डेमियन को संदेश पढ़कर झटका लगा। लीग और लीजेंड जैसे शब्द उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, लेकिन उसने सोचा कि यह वह आधार होना चाहिए जिस पर सिस्टम ताकत को वर्गीकृत करता है। कक्षा सूची की जांच करते हुए डेमियन को लगा कि उसे अपने विकल्पों पर विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका टेलीपोर्टेशन था और एक स्थानिक जादूगर बनना ऐसी ही शक्तियों को बढ़ाने का एक तरीका प्रतीत हुआ। इस बिंदु तक सोचते हुए डेमियन ने संकोच नहीं किया और अपनी पहली कक्षा चुनी। आप एक स्थानिक जादूगर बन गए हैं। ब्रह्मांड के निर्माण के दौरान अस्तित्व में आने वाली पहली अवधारणाएं सृजन और विनाश थी। उसके बाद स्थान और समय, फिर जीवन और मृत्यु। वास्तविकता के ताने बाने को बनाए रखने में स्थान एक आवश्यक अवधारणा है। आप इसके रहस्यों को खोजने के लिए एक मार्ग पर चल पड़े हैं। हालांकि डेमियन को कोई बड़ा बदलाव महसूस नहीं हुआ, लेकिन उसे लगा कि उसके क्षितिज का दायरा बढ़ गया है। जिन अवधारणाओं को वह कभी समझ नहीं पाया था और अपने स्थानिक आत्मीयता का उपयोग कैसे करे, इस बारे में नए विचार उसके दिमाग में उमड़ पड़े। अपनी कक्षा का चयन करने से उन्हें कुछ हद तक ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन उस जानकारी का उपयोग वे किस प्रकार करना चाहते हैं, यह उन पर निर्भर था। अपनी उत्सुकता को और अधिक न रोक पाने के कारण डेमियन ने अपनी स्थिति की जांच करने का निर्णय लिया। स्थिति डेमियन वॉर्ड, आधा मानव आधा जानवर, पुरुष, आयु 17, स्तर 14, स्थानिक जादूगर, अनुभव मूल्य 50/4500, शीर्षक बेरर ऑफ द वर्ल्ड फिजिक एवॉल्वर, संबद्धता अंतरिक्ष बिजली, शारीरिक बनावट 0 शारीरिक बनावट, जादुई शक्ति 740, STR 60, AGI 90, DF 60, संख्या 50, DEX 90, कौशल टेलीपोर्टेशन स्तर 1, मामूली टेलीकिनेसिस स्तर 5, पुनर्जनन स्तर 2, तलवार महारत स्तर 3, खतरे की अनुभूति स्तर 1। डेमियन बहुत खुश था। अपने आंकड़े देखकर जो 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए थे, उसे विकास के फायदे का एहसास हुआ। उसने जो किताब जीता था उसके बारे में सोचते हुए उसने उसके प्रभावों की जांच की, ऐसा कुछ जो वह अपने दूसरे 2 किताबों के लिए नहीं कर पाया था। एवॉल्वर, यह उपाधि उन लोगों को दी जाती है जिन्होंने बिना किसी परिणाम के अपनी नस्लीय सीमाओं को पार कर लिया है। एक पूर्ण परिवर्तन पूरा करके आपने जानवरों की तरह विकसित होने की क्षमता हासिल कर ली है और साथ ही साथ मनुष्य जैसी कक्षाएं भी हासिल कर ली हैं। डेमियन मुस्कुराया, ये सोचकर कि शीर्षक स्वव्याख्यात्मक था। उसने बिजली के लिए एक नया आकर्षण भी प्राप्त किया था। हालांकि उसने अनुमान लगाया कि यह केवल भाग्य के कारण था। अब उसका टेलीपोर्टेशन कौशल छोटी दूरी तक सीमित नहीं रह गया था, क्योंकि वह 5 किलोमीटर के दायरे में स्थानिक परतों से स्पष्ट रूप से जुड़ाव महसूस कर सकता था। उसे यह भी महसूस हुआ कि वह लंबे समय तक बिना किसी तनाव के अपने टेलीपोर्टेशन का दुरुपयोग कर सकता है।
इसके बाद उसने अपने पुनर्जन्म का परीक्षण करने की कोशिश की। वह अपना हाथ काटने गया, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका हाथ अब नहीं रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। कोई बात नहीं, इस हाथ को आज मेरे मौत के करीब के अनुभव की याद दिलाते रहना चाहिए। मैं एक प्रथम श्रेणी के व्यक्ति को मारने में इतना आश्वस्त था, लेकिन उसने मेरे साथ खिलवाड़ किया और लगभग मेरी जान ले ली। मैं बाद में अपने हाथ को ठीक करने का कोई तरीका खोज लूंगा, लेकिन अभी मुझे इस सबक की जरूरत है। हालांकि उसने अभी भी मजाक करने की कोशिश की, लेकिन उसका दिमाग अब पूरी तरह से स्थिति को स्वीकार कर चुका था। आखिरकार वह लगभग मर चुका था। अगर वह अभी भी थोड़ा सा भी इनकार महसूस कर रहा था, तो वह भविष्य में वास्तव में अपनी जान गंवा सकता था। जैसे जैसे डेमियन के विचार गहरे होते गए, वह निश्चित इच्छा फिर से उभरी। हालांकि इस बार वह इसे दबा नहीं सका। यह एक पार्श्विक इच्छा थी जो उसके अस्तित्व के मुंह से आ रही थी। एक इच्छा जो उसकी मानवता का एक हिस्सा होने के बाद प्रमुखता में आई। यह इच्छा उन सभी जानवरों द्वारा महसूस की जाती है जो इस व्यवस्था के अंतर्गत मजबूत होते जाते हैं। यह हत्या करने की इच्छा थी, मारना, खाना और विकसित करना।